बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज के साथ मैं हूं यासिर खान और मैं हूं आमना आदिल। आप देख रहे हैं सुबह की आवाज, जहां आप सुनते हैं दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और अवाम की आवाज हमारे साथ। जी बिल्कुल, वंस अगेन बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस खुशगवार मॉर्निंग में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट कहेंगे और आपको विश करेंगे हैप्पी इकबाल्स डे। आज 9 नवंबर है और 9 नवंबर को कदम रखा था अर्ज़े पाक पर, नाम था इकबाल, शोहरत छा गई अफलाक पर। द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान आज आम तातील भी लोग, अच्छा बच्चे बड़े खुश होते हैं जब जब छुट्टी होती है। और वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इकबाल डे की छुट्टी फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दी है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि आज से पहले नहीं हुआ करती थी। ये पिछले दौर में बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में ये सिलसिला रुका था और हम लोग बहुत सैड हुए थे जब अलामा इकबाल की दिन छुट्टी नहीं हुआ, इकबाल डे पे छुट्टी नहीं हुआ करती थी। तो मतलब दिल से जज्बात जो थे ना वो हर्ट हुआ करते थे। तो खैर अलामा इकबाल की जिंदगी पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगी कि यासिर मुझे ये बताएं कि अलामा इकबाल और इकबाल डे को आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा इकबाल डे जो आपको याद हो जो आपने इकबाल के नाम किया? बिल्कुल, स्कूल डे में करते थे, स्कूल में हुआ करते थे, और एट दैट टाइम जो है हमारी पूरी वहाँ पे एक असेंबली हुआ करती थी। एक्चुअली जिस स्कूल में मैं था वह असेंबली तो नहीं होती थी, लेकिन इस तरह के इवेंट स्पेशली ऑर्गेनाइज किए जाते थे। वहाँ पे जो है हमें वहाँ पे टेबलोस पेश किए जाते थे, पोइट्री भी हुआ करती थी, और बहुत से लोग, हम अलामा इकबाल का पूरा गेटअप तैयार करके उस गेटअप में आया करते थे और परफॉर्मेंस भी दिया करते थे। लाइक जैसे वो उनका पेन वाला स्टाइल है और शॉल पहना करते थे और बाल पीछे, तो इस तरह का स्टाइल करके उनकी बहुत सी पोइट्री किया करते थे, उनकी पूरी लाइफ पे नजर डाला करते थे कि उन्होंने टैबलोज हुआ करते थे और स्पीच हुआ करती थी अलामा इकबाल की जिंदगी के बारे में। उन्होंने किस तरह से जो है स्ट्रगल किया, पाकिस्तान का जो एक विजन था वो उन्होंने किस तरह से दिया, और बहुत सारी इस तरह की बातें जो थी अलामा इकबाल की लाइफ से हमने सीखी। और एक्चुअल में अगर मैं इन अ ट्रू सेंस ये कहूँ कि हमारी कौम को 90s में बेदार करने वाले जो शख्सियत थी वो अलामा इकबाल ही थी। उनकी पोइट्री जो थी वो इतनी मोटिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग थी कि अवाम को वाकई में पता चला कि असल में हमें चाहिए क्या है और हमारा असल क्या है और हमें किस चीज़ के लिए मेहनत करनी है। और आज का दिन इकबाल डे उनके लिए जो है सर्व किया जाएगा। आज के दिन हम बताएंगे कि इकबाल डे क्यों मनाया जाता है, एक्चुअली इसका मकसद क्या है, और आज सब डिटेल बताएंगे कब पैदा हुए अलामा इकबाल, उनकी पूरी लाइफ का सफर कैसा गुजरा था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान के लिए उनकी क्या क्या काविशें रही हैं इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क के अंदर उनकी जो बेस थी जो अलामा इकबाल की वजह से बनी, उस सब के बारे में आज हम रोशनी डालेंगे। और इसके अलावा हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो हमने आज और भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि डेवलपमेंट्स आई हैं हमारे पाकिस्तान के हवाले से, नेशनल इशूज़ हैं हमारे, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आपको बताते चलें कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है लॉन्ग मार्च के हवाले से, जहाँ पे IG पंजाब फैसल शाहकार की तरफ से जो एक बयान आया था कि वो अपना ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, अपना ओहदा छोड़ना चाहते हैं वो, क्योंकि एक्चुअली कुछ चपकलिश थी जो कि CM पंजाब की तरफ से उनकी आपस में हुई थी और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मामला थे जिस वजह से वो छोड़ना चाहते थे। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में चूंकि IG फैसल शाहकार एक्चुअली पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज है और फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो उनके अहकाम भी मानने होते हैं, तो इसलिए उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। अब वो अपने सर्विस पे दोबारा आएंगे। जी बिल्कुल, तो IG पंजाब के बारे में भी बात करेंगे कि उनका इस्तीफा जो है मंजूर नहीं किया गया और उनको कहा गया है कि आप अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करें। उसी के साथ साथ हम मजीद भी लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करेंगे। IPOR यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च के मुताबिक ये ओपिनियन सामने आया है, लोगों का एक सर्वे किया गया है और उसमें मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो लॉन्ग मार्च के खिलाफ है और लॉन्ग मार्च की तरफदारी करती नजर नहीं आती है। इसके एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर्स भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो जी उसी के अलावा अगर हम लोग या सिर्फ बात करें तो वाकई में लॉन्ग मार्च जो है हमारी तमाम तर न्यूज़ और घरों की बातों की सुर्खियां बन चुकी हैं। और एक्चुअल में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है आजकल, लोग टेबल्स पर बैठ के, रेस्टोरेंट्स में बैठ के जो है इसी चीज़ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते
नजर आ रहे हैं आजकल। तो एक्चुअल में आपको बताएंगे कि क्या अवाम की तरफ से क्या ओपिनियन सामने आया है, और एक ऑफिशियल जो बात की जा रही है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो ओपिनियन आया वो भी आपको बताएंगे, और उसी के साथ साथ लॉन्ग मार्च की तमाम तर जो सिचुएशन इस वक्त हालिया है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनकी तरफ से जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, और जो नए नए इस्तीफे भी दूसरी पार्टियों से होने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च के अंदर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, पार्टी का ग्राफ किस तरफ जाएगा, इस सब के बारे में बात करेंगे इंडेक्स के बाद डिटेल में। और अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और तो वोटिंग होने जा रही है यूएसए के अंदर, बल्कि जारी है, और आज फैसला हो जाएगा कि अब अमेरिका सुपर पावर यूएसए को कौन रूल करने वाला है। ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी दोनों में जो है वोटिंग जारी है, और उसकी एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं, कितने लोग जो हैं वो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स कितने हैं, और कितनी जो है पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल, अमेरिका में वोटिंग आई थिंक सो जारी हो चुकी है, और वहाँ पे जो है पार्लियामेंट के इलेक्शंस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पे तमाम नुमाइंदों को वहाँ पे मुंतखब किया जाएगा। वहाँ पे इलेक्शंस स्टार्ट हो चुके हैं। अब फाइनली उनका रिज़ल्ट का इंतज़ार है कि उनके रिज़ल्ट में क्या रिज़ल्ट निकलता है, पार्लियामेंट की नशिस्तें कितनी कौन हासिल करेगा, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा, आज के रिज़ल्ट में हम ये देखेंगे। और इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं आईटी के बारे में, और वी ऑल नो कि इस वक्त पाकिस्तान को आईटी के अंदर अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना और बेहतर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और द होल वर्ल्ड वो तमाम तर जितने भी लोग हैं जो हमें स्ट्रीम लाइन में नजर आते हैं, तो वो तमाम तर लोग जो है वो आईटी में बहुत ज्यादा आगे हैं। तो अगर ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो आईटी की तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज द नीड ऑफ द आवर, एंड वी एक्चुअली नो कि हम लोगों को इस पर बहुत काम करना है। लेकिन आज हम एक खुशखबरी और एक बेहतर न्यूज जो है, खुशखबरी नहीं, खुशखबरियां देंगे आज आपको, क्योंकि जो इम्कानात आ रहे थे, हम डेली अक्सर डिस्कस किया करते थे कि ये होने जा रहा है, ये दौरे हो रहे हैं, मिस्र में फलां जगह इस वक्त दौरा हो रहा है, तो एक्चुअली उनका क्या रिजल्ट है, वो रिजल्ट अब आपको सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे। और फाइनली जिसकी उम्मीद नहीं लग रही थी, जो नहीं लगता कि शायद ये ऐप जो है आज किसी दिन बंद हो जाएगी, इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, उसके बारे में जो है डेवलपमेंट सामने आई है। क्योंकि टिकटॉक ऐप जिसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे वीडियो शेयरिंग ऐप है, उसको पाकिस्तान में उसका एक ऑफिस कायम करने वाले हैं, जो क्योंकि उसका एक इंदिया दे दिया है कि पाकिस्तान में इसका ऑफिस कायम किया जाएगा, ताकि टिकटॉक के तमाम जो मामलात हैं वो पाकिस्तान में देखे जाएंगे। जी एग्जैक्टली। और उसी के साथ साथ वी ऑल नो कि टिकटॉक जो है वो एक बहुत ही मैक्सिमम यूज्ड ऐप है, और उसको वीडियो शेयरिंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और लोग जो है बहुत पसंद भी करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्री टाइम होता है लोगों का वो इसी पर इस्तेमाल करते हैं। तो जी एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो टिकटॉकर्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली बहुत बड़ी खुशखबरी है। टिकटॉक बड़े परेशान रहते टिकटॉक, जब इनकी अक्सर पीटीए की तरफ से कुछ इशू होते हैं, बंद हो जाती थी, तो इनके प्रोटेस्ट हुआ करते थे, फिर यूट्यूब और टिकटॉक की जो लड़ाई हुआ करती थी, तो आई थिंक सो टिकटॉक थोड़ा सा आगे निकल गया, आप टिकटॉक वाले यूट्यूब वालों को चलाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है जी। क्योंकि यूट्यूब की तरफ से या गूगल की तरफ से अभी तक कोई उनका इंदिया नहीं आया पाकिस्तान में ऑफिस एस्टैब्लिश करने का, लेकिन टिकटॉक की तरफ से ये आ चुका है। तो आप देखना और इसकी क्या डिटेल्स हैं, और इसके अलावा जो क्या सीन है। अभी मेटा का रिसेंटली हम लोग बात कर रहे थे, तो इसी तरह से अब आज हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में टिकटॉक के बारे में, और उसी के साथ साथ मेरे ख्याल में हम लोगों को इंडेक्स के अंदर इतनी सारी थंबनेल तो मेरे ख्याल में लगी होगी। तो जो टिकटॉक यूज करते हैं बहुत शौक से, और स्पेशली टिकटॉकर्स भी हैं, तो उनके लिए हम लोग बहुत सारी खुशखबरियां उनको बताने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार जी। और अब आ जाते हैं T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप पे। वर्ल्ड कप पे कौन कितना भारी है और किस टीम का कितना जोर चल रहा है, आज उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान अपने क्या क्रिकेटर्स की तरफ से जो एक्स क्रिकेटर्स है, एक्स बैट्समैन है, या फिर कैप्टन्स है डिफरेंट कंट्रीज के, वो क्या ओपिनियन दे रहे हैं, उनके हिसाब से सेमीफाइनल में कौन टिकने वाला है। बहुत सारी बातें की जा रही है, क्या सराइयां हो रही हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करें तो बाबर आजम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
बिल्कुल। आज बाबर आजम के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो अब सेमीफाइनल का उनका जो कहा जाता है कि उनको अल्लाह की तरफ से एक चांस मिला है, अब वो सेमीफाइनल में आ चुके हैं, जीतने के चांसेस हैं उनके पास। बहुत सारी प्रेडिक्शंस बहुत सारी टीमों की तरफ से की जा रही हैं कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम है, खतरनाक टीम है, वो जीत सकती है। तो अब पाकिस्तान की जो टीम है, जहां बाकी पूरी टीम मैच की तैयारियां करने के लिए इस वक्त आराम कर रही है, अपना पोटेंशियल बना रही है, वहीं पर बाबर आजम दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने मेंटोर के साथ पिच पे दिन रात वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने सेमीफाइनल में आने के लिए और वर्ल्ड कप को जीतने के लिए अपनी भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जैक्टली और इसी के साथ साथ वी ऑल नो कि बाबर आजम की पिछले कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है बाबर आजम इज आउट ऑफ द वे। लेकिन जो जब शेर चुप होता है या पीछे जाता है तो वो धाड़ने के लिए ही पीछे जाता है। हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स को और बाबर आजम को इस दफा सोया हुआ शेर कहा गया कि वो सोया हुआ शेर है, वो कभी भी जाग सकता है, कभी भी जाग सकता है। तो एक्चुअल में वो कभी भी जाग सकते हैं और बाबर आजम इज अ वेरी वेरी बिग नेम इन क्रिकेट। और एक्चुअल में बाबर आजम जो है वो इस वक्त सेमीफाइनल में सबकी नजरें उन पर जमी हैं एंड एक्चुअल में हम प्रे करते हैं, दुआ करते हैं कि वो अपनी फॉर्म में नजर आए। बिल्कुल। आज आमना आज बड़े अल्हम्दुलिल्लाह के आज दिन ऐसा कि खुशगवार सी खबरें आ रही हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी मजे की खबर। और हम बहुत खुश हैं, मतलब हमें हम यासिर वी आर ऑलवेज सेइंग दिस, हम लोग बैक स्टेज पे यही बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों की यार अच्छी अच्छी खबरें हो रही है तो इंसान खुद भी फ्रेश होता है, बात करने में मजा आता है, खुद भी फ्रेश हो, ऑडियंस से कम्युनिकेशन भी अच्छी रहे और वो भी बोर ना हो। सुबह सुबह का दिन होता है, हम यहाँ बुरी खबरें दें कि आज ये हो गया, वो हो गया, ये नुकसान वो नुकसान, तो सुन सुन के आप लोग भी तंग आ जाते होते हैं। लेकिन आज वंस अगेन बहुत अरसे बाद हमें याद किया है इंडिया टेनमेंट ने, हमारे लिए भी बड़ी खुशगवार आज हमें इंडिया टेनमेंट ने याद कर लिया आखिर। वहां से एक और खबर सामने आ चुकी है कि अब शादी करने के लिए दो खवातीन की आपस में मोहब्बत हुई और शादी करने के लिए किसी एक ने, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक टीचर को अपनी स्टूडेंट से, फीमेल स्टूडेंट से मोहब्बत हो गई। अच्छा, ये बहुत बार देखने में आया है कि किसी मेल टीचर को या फीमेल टीचर को किसी मेल स्टूडेंट से या फीमेल टीचर से आपस में मोहब्बत हो जाती होती है, लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया टेनमेंट या इंडिया में देखने में आ गया है। और ये तो बहुत ही कॉमन है कि टीचर्स पे बच्चों को क्रश होता है, बच्चों को अच्छी लगती है टीचर, स्पेशली इंग्लिश की टीचर बड़ी पसंद होती है बच्चों को, पता नहीं क्यों पसंद होती है, लेकिन इंग्लिश की टीचर इज द मोस्ट फेवरेट क्रश ऑफ बच्चे। तो अब जो है स्पेसिफिकली राजस्थान से हमें एक न्यूज मिली है इंडिया टेनमेंट की, और वो ये है जी कि एक टीचर, खातून टीचर को अपनी तुलबा से शादी करने के लिए अपना जेंडर चेंज करवाना पड़ा। बिल्कुल, जेंडर तब्दील किया सिर्फ शादी करने के लिए। वो किस जगह पे स्कूल में डेली मिलते थे और उनकी आपस में मोहब्बत हुई, कोई लड़का लड़की नहीं है, दोनों ही लड़कियां थी, दोनों को मोहब्बत हुई और मोहब्बत भी फिर किसी एक ने कुर्बानी भी देनी थी। तो खैर टीचर ने या स्टूडेंट ने किसी एक ने कुर्बानी दी, तो कुर्बानी किसने दी तो हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको बताएं किसी एक ने कुर्बानी दी और अपना जेंडर तब्दील कर दिया और फौरन से शादी कर ली। इंडिया का वाकया आपके सामने आया। डिटेल्स बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार सी एक न्यूज हमें जो राजस्थान से रिसीव हुई है वो हम आपको शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ आ जाते हैं जी मोस्ट यूज्ड फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के ऊपर। और इंस्टाग्राम के बारे में आपको जो है लेटेस्ट अपडेट बताते चले कि अब जो है चाइल्ड अकाउंट से एडल्ट अकाउंट में जब आप शिफ्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम आपसे आपकी आईडी कार्ड की स्कैनिंग या फिर आपकी फोटो सेल्फी से जो है आपकी एज पहले वेरीफाई करेगा, फिर आपका जो अकाउंट है वो एडल्ट। यानी अब छोटे बच्चे इंस्टाग्राम को आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो कि अपनी एज बढ़ा चढ़ा कर वहां पे पेश करते थे। आई वुड लाइक टू से यासिर कि अक्सर ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी एज 18 साल के हिसाब से बना के तो वो कोई भी अकाउंट बना लेते हैं। काफी सारी एप्स ऐसी हैं जो कि एज रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वो लोग भी बड़े तेज होते हैं। लेकिन खैर अब उन्होंने इसका हल निकाल लिया, क्योंकि अब वो इंस्टाग्राम खुद मॉनिटर करेगा, आपका फेस चेक करेगा, स्कैन करेगा, उसके बाद फिर भी उसे तसल्ली ना हुई तो आपका आईडी कार्ड भी चेक करेगा एंड आफ्टर दैट जो है आप इंस्टाग्राम में अपना एडल्ट अकाउंट लॉग इन कर पाएंगे और उसको चला पाएंगे, वरना आपको पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक ही बच्चों वाला अकाउंट चलाना पड़ेगा, जो कि अदर पॉलिसीज वहां पे मौजूद है। बिल्कुल, उसी के साथ साथ जी वी ऑल नो कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वायलेटेड होता है। कुछ ऐसी वीडियोस जैसे रिसेंटली मैं खुद कुछ इस तरह की वायलेटेड वीडियोस होती है, एक्सीडेंट्स की वीडियोस होती है जो वाकई में बच्चों पर एक गहरा असर डाल देती हैं। तो
रिसेंटली जब मैंने सदफ की वीडियो देखी थी तो मैं खुद पूरी रात नहीं सो सकी थी। तो इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा वॉयलेटेड होती है, तो उसके लिए बचाने के लिए, उस कंटेंट से इंटेंस कंटेंट से बचाने के लिए ये सब इकदाम किए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। मजीद बातें करेंगे, लेकिन अपने लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं, और लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है जी हमारे ऑल टाइम फेवरेट रॉक स्टार अली जफर के बारे में, और उनका गाना सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया। जी बिल्कुल, उस पे जो है इंडिया की एक मशहूर डांसर और अदाकारा ने उनके गाने पर डांस किया है, और डांस की वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी की है और बहुत वायरल हुई है, और एक तरह से बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। कैप्शन में भी डाला है कि तुमसे ही हमको प्यार है। और माधुरी दीक्षित, वी ऑल नो शी इज नोन फॉर हर फैबुलस एक्टिंग एंड यू नो वेरी वेरी यू नो मैस्मराइजिंग डांस मूव्स। तो एक्चुअल में उनके काफी सारे ऐसे गाने हैं जो सिर्फ उनके डांस की वजह से हिट है। उसमें मुझे एक मेरे बचपन का गाना याद है, वो गाना था नच ले मेरे ऑफ कोर्स, वो शादियों में बहुत चला करता था। ब्लू कलर की उन्होंने फ्रॉक पहनी होती है, वो लहंगा टाइप घाघरा पहना और अब भी अगर वो गाना आप सुने तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे न्यू गाना रिलीज किया गया है। और एक्चुअली में अगर हम लोग वैसे मतलब ऑडियो सॉन्ग सुनेंगे ना, किसी को सुनाएंगे जिसने कभी वीडियो नहीं देखी, तो उसको शायद वो इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम माधुरी को उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो उसके ऊपर वो कहते हैं ना जैसे 4 चांद लग जाते हैं, तो इट इज द सेम थिंग कि उसके ऊपर भी 4 चांद लग जाते हैं उस गाने को, और वो इतना खूबसूरत गाना जो है वो पोर्ट्रे होता है। तो इस तरह के बहुत सारे बेशुमार गाने, अगर मुझसे लिस्ट पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगी, लेकिन टाइम की जो है ना हमारे पास शॉर्टेज है। तो यासिर, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जी हमारे पास, बहुत मजेदार सी हम लोग बातें करने वाले हैं, और इतने सारे टॉपिक्स हैं, और आज इंटरेस्टिंग इतनी है कि आज हमने इंडेक्स पे बहुत लंबा कर दिया, तो सॉरी फॉर दैट। हम ब्रेक के बाद टॉपिक की तरफ आएंगे। करना चाह रहे होते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने आज आपको बेशुमार टॉपिक्स के बारे में बताया, और आज हम बेशुमार बातें करने वाले हैं। तो यहाँ से मुझे ये बताया, व्हाट इज योर फेवरेट टॉपिक टू डिस्कस? आज तो सारे ही टॉपिक जो इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि एक्चुअली सबसे पहले इकबाल डे, उसके बाद वर्ल्ड कप, फिर एंटरटेनमेंट, फिर इंडिया टेनमेंट, और उसके बाद पाकिस्तान में आईटी की डेवलपमेंट। तो भाई आज तो कोई टॉपिक ऐसा है नहीं जो हम कहेंगे इंटरेस्टिंग नहीं है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्टिंग है, सिवाय कुछ जो कंट्रोवर्सी हमारी जो चल रही है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उससे हटकर बाकी सब में भी मेरे ख्याल में नाउ पीपल आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग, पीपल लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई है, क्योंकि जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक पीपल आर नॉट दैट मच इन्वॉल्व्ड इनटू द लॉन्ग मार्च, और वो लोग लॉन्ग मार्च को उस तरह से जो है अप्रूव नहीं कर रहे हैं, और उनके अंदर एक यू नो रिजेक्शन का एक फैक्टर हमें नजर आया है। और आईपोर की तरफ से भी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें सामने आए हैं वो भी यही कहते नजर आते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक हमें ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अब आपका उठ के चाय बनाने का टाइम आ गया है, तो जल्दी से फ्रेश होने के लिए एक मजेदार सी चाय बना ले, और जल्दी से लेकर आ जाए अपना चाय का कप, अपने हाथों में थाम ले, और उसी के साथ साथ हम लोग लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा, और आप तक वापस आएंगे बहुत मजेदार सी कॉन्वर्सेशन, बहुत मजेदार सी बातों के साथ। तो देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह के आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। तो आज जैसा कि इंडेक्स में हम आपको बता चुके हैं, आज के दिन सबसे अहम दिन जो कि आज इकबाल डे 9 नवंबर, आज के दिन अल्लामा इकबाल पैदा हुए, और इस दिन सियालकोट में उनकी पैदाइश हुई, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो जो खिदमात सर अंजाम दी और पाकिस्तान के लिए जो काबिशें उन्होंने की, उस सब पे आज हम बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। आज हम वॉइस न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इकबाल डे की। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इकबाल डे। उम्मीद करते हैं कि आप आज के दिन इकबाल की गई काविशों के बारे में और पोइट्री में की गई उनकी एक बहुत बड़ी यू नो कंट्रीब्यूशन के बारे में आप उनको याद रखेंगे। तो आज हम दुआ गो हैं इकबाल के, हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया। यू नो हम खुद जानते हैं कि जो ख्वाब था वो इकबाल का था, जिसको पूरा कायदे आज़म ने किया। तो एक्चुअल में यू नो व्हेन वी रीड द पोइट्री, और हम लोग इकबाल की स्पेसिफिकली पोइट्री पढ़ते हैं, जैसे मैं आपसे कल भी बात कर रही थी मोटिवेशन के बारे में, इंस्पिरेशन के बारे में, तो एक्चुअली यू नो इकबाल की पोइट्री के अंदर इंसान को लगता है कि बस
दुनिया खत्म हो गई है, अभी उठो और बस काम पे लग जाओ, और अपने गोल को सेटिस्फाई करने में लग जाओ और उसी के पीछे भागने लग जाओ, और एंड व्हेन यू ट्रूली वांट इट यू कैन हैव इट। और ये सब कुछ जो है वो हमें इकबाल की पोइट्री में मिलता है, और एंड विच इज एक्चुअली ट्रू, और ये ट्रू बेस्ड, इट्स नॉट जस्ट अ फिलोसफी, बल्कि बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक पोइट्री जो है वो इकबाल की तरफ से हमें मिलती है। और आज भी जो भी उसको पढ़ता है उसको वही फील आती है और वही मोटिवेशन मिलती है जो बहुत अरसा पहले पाकिस्तान बनने से पहले लोगों के अंदर इकबाल के थ्रू वो पोइट्री जो है वो इंजेक्ट की गई थी। बिल्कुल, आज 145वां यौम पैदाइश 9 नवंबर 2022, आज भी इतने साल होने के बावजूद भी जो भी लिस्ट में जिन शायरों का नाम भी आता है वो कभी भी ये इमेजिन ही नहीं कर सकता कि हम कभी इकबाल का उससे कंपटीशन करेंगे, अपना उनका मुकाबला कर सकते हैं। कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि आज भी 145 साल गुजर चुके हैं, जितने भी बड़े नामवर शायर आए हैं वो कभी इकबाल को टक्कर नहीं दे पाए। ये बहुत बड़ी हमारी तारीखी रकम जो पाकिस्तान में हमारे बरसगीर खित्ते में जो कायम कर चुके हैं वो हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अगर हम इकबाल की पोइट्री को पढ़े, खोल आँख ज़मीन देख फलक देख फिजा देख, खोल आँख ज़मीन देख फलक देख फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज की को ज़रा देख। तो मतलब एक्चुअल में अगर हम लोग इफ़ वी गो इनटू द कॉन्टेक्स्ट, अगर हम लोग इसके मफहूम की तरफ जाएं तो वाकई में मतलब वो हमें एक्चुअल में मोटिवेट कर रहे हैं कि अब बेदार होने का वक्त आ गया है, आंखें खोलने का वक्त आ गया है, बाहर की दुनिया को देखने का वक्त आ गया है, और ये देखने का वक्त आ गया है कि जो मेहनत करता है उस पर सूरज जो है वो तलू हो ही जाता है। तो बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो हमें इकबाल की पोइट्री से मिलते हैं। अगर हम इलामा इकबाल की बात करें तो 9 नवंबर 1977 को सियालकोट में इलामा इकबाल पैदा हुए, एंड उसके बाद जो है इलामा इकबाल ने जब देखा कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में जब देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम थे वो सप्रेस्ड एक नेशन थे, माइनॉरिटी थी, और माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा था। वहाँ पर जो है कास्ट सिस्टम, कास्ट एंड क्रीड एंड एवरीथिंग, इबादत करने के जो तरीके थे वो मुख्तलिफ हो गए थे, लोगों को छुप कर इबादत करना पड़ती थी, और ये बहुत सारी चीज़ें, एंड दैट लेड हिम टू द आइडिया कि वो एक्चुअली में क्या कहते हैं एक अलग कंट्री का एक आइडिया दें, उनकी आइडियोलॉजी में एक अलग कंट्री आ गया, और उसके बाद उसको प्रोसीड किया कायदे आज़म की तरफ से किया गया, और उनके खुद इटसेल्फ बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। तो अगर हम उनकी ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने जो भी मेहनत की और जो भी नाम बनाया वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए, आज भी अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जाएं तो वहाँ पर एक प्रॉपर जो जिस हॉस्टल में वो रहते थे वो उसको इकबाल सेंटर कहा जाता है, जहाँ पर इलामा इकबाल ने वहाँ पर रहा करते थे। अभी भी जो इलामा इकबाल का घर है वो भी स्टिल लाहौर में वहाँ रेलवे स्टेशन वाली साइड पे है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें नज़र आती हैं और मुझे बिल्कुल इलामा इकबाल 9 नवंबर को पैदा हुए, सियालकोट में उनकी पैदाइश हुई, और आज के दिन उनका खसूसी तौर पे एक दिन मनाया जाता है जो कि मज़ार इकबाल पर आज स्पेशली गार्ड्स की तब्दीली भी की जाती है। इस दिन जो है स्पेशल तकरीब जो है इसको लोग स्पेशल देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पे ये पुरवकार तकरीब इकबाल डे के तौर पे मनाई जाती है, और इसका इनेकाद भी आज सुबह सुबह इसका किया जा चुका है। और 9 नवंबर 1867 को सियालकोट में आँख खोलने वाला इलामा इकबाल ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने आबाई शहर में हासिल की और फिर लाहौर का रुख किया था, और 1899 में MA करने के बाद यूनिवर्सिटी में उनकी ज़ेर तालीम रहे, और ज़ेर तालीम रहने के बाद उन्होंने जो है उसी कॉलेज के अंदर जो है अपनी टीचिंग की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की, और इसी तरह से चलते चलते इलामा इकबाल को जो है शायर मशरिक का ख़िताब भी दिया गया। और आपको मैं मज़ेदार सी बात बताती, जब इलामा इकबाल के बारे में पढ़ते थे वो कहते थे कि उनके फेवरेट टीचर थे, और उनको जब उनको शायर मशरिक का ख़िताब मिला था तो उन्होंने कहा था मैं तब तक ख़िताब नहीं लूँगा जब तक आप मेरे टीचर को भी नहीं देंगे। तो फिर उनकी वजह से उनके टीचर को भी खिताब दिया गया था। तो वाकई में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव, और वो जिस तरह से रिस्पेक्ट करते थे अपने टीचर्स की, और बहुत सारे सबक मिलते हैं हमें मॉरली, एथिकली और प्रैक्टिकली, हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, उनकी क्रेडिबिलिटीज़ को, उनकी एफर्ट्स को, उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस उनकी अपनी एक्टिविटीज़ में रही है वो बिल्कुल नाकाबिल फरामोश हैं। आज तक भी उनकी तमाम क्रेडिबिलिटीज़ उसी तरह बिल्कुल फ्रेश हैं जैसे कि आज 145 साल हो चुके हैं उनकी बर्थडे को, लेकिन
लेकिन आज भी इकबाल डे को उसी तरह से मनाया जाता है, उनको उसी तरह से तस्वुर किया जाता है। और आज जो है स्पेशली जो इम्पोर्टेंट बात है, आज 9 नवंबर, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनका छुट्टी का दिन हो गया आज। और छुट्टी का जो दिन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात होती है जब हम रात को सोए हमें सुबह पता हो ना। अच्छा, बचपन में अक्सर ऐसा होता था कि तब इस तरह के वो ब्रांड स्कूल्स नहीं हुआ करते थे ना, एजुकेटर्स, बेकिन हाउस, इस तरह के स्कूल नहीं थे, आम स्कूल जो होते थे, प्राइमरी स्कूल्स। तो उसके अंदर क्या होता था कि अगर प्रिंसिपल के फादर की डेथ होगी ना तो भी छुट्टी होती थी। तो हम लोग बड़ा दुआ करते होते थे, यार अल्लाह करे प्रिंसिपल की शादी हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे वैसा हो जाए। तो हम लोग बहुत दुआएं करते होते थे। तो ये बहुत छोटे होने की बात है। फिर उसके बाद इस तरह के स्कूल्स बन गए तो उसमें इस तरह कुछ नहीं होता था, इस तरह की छुट्टी बिल्कुल नहीं होती थी। और एक्चुअली सारी एक्टिविटीज खत्म हो चुकी थी वहाँ पे। अगर हुकूमत की तरफ से कुछ इंप्लीमेंटेशन दिया भी गया है तो उसको फॉलो नहीं करना, फॉर्मेलिटी के लिए कोई तकरीब बना देना और कोई असेंबलीज नहीं। तो इस तरह की लाइफ चेंज मेरी भी हुई है। स्टार्ट में मैं भी इस तरह की सिचुएशन में इन्वॉल्व था, लेकिन बाद में जब आया दूसरे स्कूल्स में तो ये सिचुएशन देखने को मिली है। लेकिन हम उसको बड़ा मिस करते थे उन स्कूल्स में जाकर। तो लेकिन आज जो है एक बार फिर, चूंकि इकबाल डे 9 नवंबर के दिन को, तो बच्चे अगर मतलब स्कूल ना भी जाए, मतलब लाइक अगर फॉर एग्जांपल आज छुट्टी है लेकिन फिर भी नवंबर के मंथ में इकबाल डे को लेकर बहुत ज्यादा चीजें ऑब्जर्व की जाती है। इकबाल डे सेलिब्रेट किया जाता है प्रॉपर स्कूल्स के अंदर, जो है वो पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बच्चे जो है वो परफॉर्म करते हैं, मिली नगमे पढ़ते हैं, पाकिस्तान को याद करते हैं, पाकिस्तान के लिए की गई मेहनतों को याद करते हैं, अलावा इकबाल की जिंदगी को याद करते हैं। और तमाम तर बच्चे असेंबली में जमा होकर तो वहां पर जो है इकबाल को याद किया जाता है। बड़ा ही खूबसूरत सा एक सिनेरियो क्रिएट होता है और मुझे तो बहुत मजा आता था जब। और इसके साथ साथ एक और चीज को भी साथ लिंक किया गया कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि छुट्टी भी है, इकबाल डे भी है और साथ साथ पाकिस्तान का मैच भी देखेंगे, तो इसको भी बहुत कंपेयर किया गया है। एक कॉम्बो बन गया है जी। एक तो 9 नवंबर है, इकबाल डे है, उसके बाद पाकिस्तान के जो शाहीन है, और आज बड़ा ठंडा मीठा मौसम है, धुंध भला मौसम है, बड़ा सर्दी का आगाज हो चुका है, छुट्टी भी मिल गई है और बड़ा एंजॉय वाला दिन है आज तो। बिल्कुल। और उसी के साथ साथ जी पाकिस्तान का सेमीफाइनल का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ भी है। तो आज तो दिन जो है बड़ा ही खुशगवार है और दिन का आगाज भी बहुत खुशगवार है। आपका तो हम लोग कर देते हैं, हमारा भी आज आपकी वजह से बहुत ज्यादा खुशगवार दिन है। क्योंकि आज तो भाई एक तो टॉपिक्स बड़े मजेदार हैं और जो है टाइम का पता नहीं लग रहा कि हम बोले जा रहे। तो आमना मैं आपको बताना चाह रहा था हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं, टाइम बहुत कम है यार, तो हमने और टॉपिक भी डिस्कस करने हैं। सम अप करते हुए मैं इकबाल की एक छोटी सी पोइट्री जरूर पढ़ना चाहूंगी। आई एम नॉट दैट मच इनटू द पोइट्रीज, लेकिन फिर भी आज इकबाल को याद करें और शायर मशरक़ी की पोइट्री को याद ना करें तो ये नहीं हो सकता। तो लेट्स जस्ट सम दिस अप। तो एक्चुअल में ना मतलब जब इतने बड़े लेजेंड्स की हम लोग कोई चीज प्रेजेंट करते हैं तो डर भी लगता है, डर लगता है, बिल्कुल डर लगता प्रेशर है, बढ़ जाता है शायद यू नो कि हम लोग उस तरह से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक छोटी सी ट्राई आई वुड डू इट। ओके, श्योर, व्हाई नॉट। ओके, लेट मी स्टार्ट दैट। सो बहुत खूबसूरत वैसे उनकी पोइट्री है, तो टाइम बहुत शॉर्ट है, है ना। सो शायरी के लिए बहुत टाइम है। इकबाल वंस सेड, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किलें आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए गर तुझे कुछ ना मिले तो, पढ़ने के लिए गर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान। तो थैंक यू सो वेरी मच। पर ये एक छोटा सा पार्ट मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है और एक्चुअल में वाकई ही में बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं आपको या सिर्फ सच में एक बात बताऊं, मतलब आई वॉन्ट टेक मच टाइम, जस्ट इन 1 मिनट। हम जब लोगों के दर्द को देखते हैं ना तो वाकई में हमें अपना दर्द भूल जाता है। लोग कहते हैं ना, मतलब अक्सर हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर से ये सुना है कि जब आपको अपना दर्द ऐसा लगे कि आप उसको सह नहीं सकते तो आप एक हॉस्पिटल का चक्कर लगा लिया करें। उसके अंदर आपको लोगों के इतने इंटेंस दर्द नजर आएंगे, लोगों को डर होता है, उनके चेहरे पे जो डर नजर आएगा आपको अपना डर भूल जाता है और ये एक्चुअल में होता है। खैर, आई एम सो सॉरी, वी अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इकबाल डे हमारी तरफ से और वॉइस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से। बिल्कुल। तो इसी के साथ साथ अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान पे।
और पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल पे और इमरान खान पे और पीटीआई पे और लॉन्ग मार्च वहां से नेशनल इशू से बात करने वाले हैं। तो आज आपको बताने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको समझ करने की जो रिसेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है आईजी पंजाब के हवाले से, फैसल शाकार के हवाले से जो लास्ट टाइम एक डेवलपमेंट देखने में आई, उन्होंने कहा कि वो अपनी सर्विस से हटना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं, ओहदे को छोड़ना चाहते हैं, जिस पर सीएम और पीएम और यानी प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जो चपकलिश हुई, जिसकी वजह से जो आईजी पंजाब है वो थोड़े से पीछे हटते हुए नजर आए थे। लेकिन उस पर चूंकि ये एक पाकिस्तान पुलिस सर्विस है, ये ना प्रोविंशियल आती है, सिर्फ फेडरल के अंडर काम करती है, तो फेडरल की बात मानते हुए उन्होंने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट को जो है सर्विस करनी थी, उनको सर्व करना था, तो इसलिए वो उस सीएम पंजाब के अंडर काम ही करेंगे। लेकिन पंजाब की तमाम पुलिस को फिलहाल वही कंडक्ट करेंगे, वही देखेंगे। उनको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अहकाम दिए गए हैं, वो अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं दे सकते, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स आई हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसके बाद जो इमरान खान की एफआईआर के हवाले से, जिस वजह से काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी भी बीच में देखने में आई, चपकलिश देखने में आई थी। लेकिन उसके बाद अब ये फैसला आ गया है। लेकिन अब देखना यह है कि आगे की परफॉर्मेंस क्या है फैसल शाकार के हवाले से, वो क्या नई डेवलपमेंट्स लाते हैं एफआईआर के हवाले से, या जो तहकीकाती टीम बनाई जा रही है उनमें उनका क्या अहम किरदार होगा। क्योंकि फैसल शाकार एक वेल गुड ऑफिसर हैं जो कि आईजी पंजाब के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा इनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट जो पाकिस्तान के हवाले से एजाज की बात है, यूएन की तरफ से इनको स्पेशली बुलाया गया था कि पुलिस सर्विस के ऊपर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी, वहां पे स्पेशल पाकिस्तान से फैसल शाकार का वो बुलाया गया था। तो ये बहुत एजाज की बात भी है। लेकिन अब देखना है कि नई डेवलपमेंट्स क्या आती हैं। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली लॉन्ग मार्च में होने वाली जो सिचुएशन थी और एफआईआर के अंदर जो डिलेज आ रहे थे, उसकी वजह से फैसल शाकार की तरफ से कहा गया था कि मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ, लेकिन जो है ऑफिशियल्स की तरफ से उस इस्तीफे को जो है मंजूर नहीं किया गया और उनको कहा गया है कि आप अपनी जो सर्विसेज है वो देते रहे और आईजी पंजाब के तौर पर जो है जो उनकी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते रहे। तो जी, और इसके अलावा साथ साथ एक और चीज में ऐड करता जाऊं, उसके अलावा हम एक डेस्क को भी साथ लेना है। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल ग्राफ है, जो उनका लॉन्ग मार्च का एक्चुअली ग्राफ है, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितने रजामंद है, कितने रजामंद नहीं है, उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आईपोर की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअल में जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च। तो उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो है वो एक उनको उसके खिलाफ उसके साथ उसको अप्रूवमेंट नहीं मिल रही है, अप्रूव नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इमरान खान साहब की अगर एक्सेप्टेंस को हम देखें तो वो अवाम में बहुत ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग मार्च की एक्सेप्टेंस अवाम में देखने को नहीं मिली है। ये कहा गया है ऑफिशियली आईपोर के ऑफिशियल्स की तरफ से। आज दोनों टॉपिक्स को मर्ज करके हम अपना एनालिसिस निकालेंगे और इस सब पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं मखदूम हलीम कुरैशी साहब। तो क्या सर आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है मखदूम हलीम कुरैशी साहब ने। सर आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज सर आपसे सवाल ये है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स जो देखने में आई है आईजी पंजाब के हवाले से, उनकी जो चपकलिश थी सीएम और के दरमियान और आईजी पंजाब के दरमियान, और उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट का अपना एक हुक्मनामा जारी किया गया है आईजी पंजाब के हवाले से, अब आप क्या देखते हैं फैसल शाकार अब क्या किस तरह से परफॉर्म करते नजर आएंगे आपको? देखें, ना सिर्फ आईजी पंजाब बल्कि मुख्तलिफ और अफसरान जो हैं वो वफाक और फेडरल की चपकलिश की वजह से, मतलब उनका जो ये प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं उन पे काफी इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। अब अगर देखा जाए कि कुछ अर्सा पहले यही आईजी थे जिनके खिलाफ वफाक ने लिख के भेजा था कि इन्हें तब्दील किया जाना चाहिए, उसके ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत ने इन्हें रिलीज नहीं होने दिया। अब जो आईजी साहब हैं उनकी और पंजाब हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की एक बड़ी वजह जो है वो सामने आई। उसकी मेन वजह जो अंदरूनी कहानी में तो ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी थी, जो भी था उसको एक साइड पे रखते हैं। उनकी जो मेन वजह बनी है हुकूमत और पंजाब हुकूमत और इनके दरमियान इख्तलाफात की, वो बनी है इमरान खान पर होने वाली एफआईआर के हवाले से। अब चलें, एफआईआर हो गई, आईजी ने भी लिख के दे दिया कि मैं मजीद काम नहीं कर सकता, लेकिन देखें ना वफाक में जो है जो पंजाब हुकूमत के अगेंस्ट जाते हैं या कोई भी हुआ, वफाक उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ये यहाँ पे ये भी चीज माननी पड़ेगी कि आईजी पंजाब एक बड़े प्रोफेशनल आदमी है, बहुत से मामलात में इन्होंने
बड़ी अच्छी सर्विसेज दी हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहुत सी जगहों पे कंट्रोल। अच्छा अलीम साहब, आपसे सवाल यहाँ पे है कि सीएम पंजाब ने 3 नाम जो है एडिशनल आईजीएस के यहाँ भिजवाए हैं, जिनमें फियाज अहमद और आमिर जुल्फिकार साहब और इसके अलावा गुलाम महमूद डोगर, जिसकी वजह से लास्ट में कुछ और भी न्यूज़ साथ देखने में आई थी। 3 नाम जो पेश किए गए हैं, इसकी तरफ से कुछ नजर आ रहा है क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, या 3 नाम क्यों भिजवाए जा रहे हैं, क्या एक्चुअली क्या इशू है? देखिए एक्चुअली इशू ये है कि वफाक चाहती है हमारे मर्जी का आईजी लगाया जाए, पंजाब चाहते हैं हमारी मर्जी का लगे। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि ये तो पाकिस्तान सर्विस के अंदर आती है, पुलिस तो हुक्म तो फेडरल का ही मानना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है? एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ये फैसला करने के किसको लगाया जाएगा, लेकिन ये मोस्टली यही होते हैं कि जो वफाक की हुकूमत होती है उसकी मर्जी के मुताबिक लगाया जाता है। अब देखना यह है कि किस हद तक जो है वो पंजाब हुकूमत, मुझे नहीं लगता कि आईजी की तब्दीली हो सके। मैं गलत हूँ इस चीज पे, लेकिन मेरी ये जाती राय है कि आईजी को जिस तरीके से वफाक ने काम जारी रखने का कह दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब हुकूमत की मर्जी के मुताबिक कोई आईजी नया लगाया जाए। पंजाब हुकूमत बदकिस्मती है हमारे हुक्मरानों की कि वो बहुत से मामलात पर इख्तलाफात करते हैं और जिसका जो है वो कीमत जो है वो पाकिस्तानी कौम को अदा करनी पड़ती है। बिल्कुल सही है। सर अलीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम लोग रीसेंट सिनेरियोज की बात करें तो 25 मई के वाकयात जो हुए थे उसमें भी पुलिस अफसरान के खिलाफ जो मुकदमा था वो दर्ज नहीं हुआ था। उसके बाद अभी लॉन्ग मार्च में जो सिचुएशन हुई, फायरिंग हुई, उसमें भी मुकदमात दर्ज नहीं किए गए हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप कि फिर भी वफाक की तरफ से ये कहा जा रहा है, तो एक्चुअल में आप फैसल शाहकार की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं कि एज एन आईजी पंजाब उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? देखिए ना, अगर बहुत प्रोफेशनली देखा जाए तो माजी में उनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट थी, बहुत सी जगहों पे उन्होंने काम किया है और एक सिचुएशन से निकाल के दिया है जो है मुल्क को। मैं अगर इस टाइम बात करूं, आपने जैसे 25 मई के वाले सब तक देखिए, मुख्तलिफ जगहों पे आईजी साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जो रिसेंटली होने वाला वाकया उसके ऊपर मेरे दराय ने आज इस चीज को कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है वो, बल्कि मेरी अभी कुछ लोगों से बात भी हो रही थी, उन्होंने एफआईआर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हमारी मर्जी के मुताबिक जो हमने जो नाम बताए हैं उनके मुताबिक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उसके ऊपर पंजाब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो उनको शदीद इख्तलाफात है आईजी के हवाले से। मुझे जो वो चीज बताई गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्योंकि ये ज्वाइंट है परवेज इलाही गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इसको कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हुकूमत सिर्फ इस नाम की है कि वो पंजाब हुकूमत इस टाइम जो है वो धरने वालों के ऊपर जो है वो जिस तरह शेल मारे जाते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है, वो नहीं करी। बाकी कोई पंजाब हुकूमत अहम किरदार अदा नहीं कर रही। तो इमरान खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि वो जो पंजाब करते थे तो उनके रिजल्ट आना शुरू हो गए कि किस तरीके के साथ उनकी अपनी हुकूमत बाज मामलात में जो है वो इख्तलाफात हमें नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है मखदूम अली साहब, जरा सवाल को दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो दोबारा अब जो है काफिले के साथ रवाना हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी उनको लीड कर रहे हैं, खान साहब दोबारा ज्वाइन भी करेंगे जाके। लेकिन बात ये, कुछ रिसर्च आती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आती रहती है अक्सर, उनकी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है वो जरा कम हो चुका है। लॉन्ग मार्च में बहुत से लोग सपोर्ट नहीं करने वाले, तो ऐसे कुछ रिसर्च आती रहती है आपके सामने। तो आपको क्या लगता है, आप लॉन्ग मार्च को किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो रेशो बरकरार है या वो कम हो रही है या उसमें कोई इजाफा देखने में आ रहा है? जी मखदूम साहब, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। आईपोर की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि एक सर्वे के मुताबिक 59% लोगों ने लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना यह है कि लॉन्ग मार्च करने की बजाय, धरने करने की बजाय कौमी असेंबली का रुख किया जाए। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मोस्टली मुबैना तौर पर का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि देखिए, अक्सर ये जब भी इस तरह की कोई भी रिसर्च आती है, कुछ तो कॉम्पिटेंट इदारे हैं जिनकी रिसर्च को वाकई रिलायबल समझा जाता है, और मुबैना तौर पर कुछ के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि इन्हें बहुत सी जो है वो, कोई कहते हैं गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है अपने मुताबिक रिजल्ट हासिल करने के लिए, कोई लोग कहते हैं कोई और कर रहे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इस टाइम अगर रियलिटी देखी जाए, एक मिनट लॉन्ग मार्च को एक मिनट के लिए थोड़ा सा साइड में रखते हैं, जो मोस्टली अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच है। अब बात की जा रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं पर एक इम्तिहान है
बल्कि इमरान खान साहब ने जब ज्वाइन करने मुझे बताया गया कि वो रावलपिंडी से आगे ज्वाइन करेंगे, तो ये सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है कि वो किस तरीके के साथ लोगों को बाहर निकालते हैं और उन्हें लीडरशिप जो है वो पिंडी तक या इस्लामाबाद तक लेके आती है। अब इसमें देखा जाए, मैं आपको एक चीज बताऊं, इकोनॉमी हमारे लिए सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे सवाल को कंटिन्यू करते हुए मैं ये क्वेश्चन मजीद जो है इसके बारे में अपडेट्स आपको बताऊंगी कि एक उसी सर्वे के मुताबिक 38% लोगों का ये भी कहना था कि लॉन्ग मार्च से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, जबकि सिर्फ 35% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च और एहतजाज से हमारे मकासद हासिल हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में अवाम का क्या ओपिनियन है और अवाम को क्या लगता है कि क्या वाकई में कौमी असम्बली का रुख किया जाए? क्योंकि अगर हम रीसेंट सिनेरियोस को देखें तो पीडीएम के मौका पर भी उन्होंने यही कहा था कि एहतजाज की बजाय कौमी असम्बली का रुख किया जाए। देखिए ना, इमरान खान गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पीटीआई से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। आज उन्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये एक सिनेरियो होते, ये एक तरीकेकार है जिस तरीके से अदम एतमाद ला के इमरान खान को जो है वो सीट से हटाया गया था। मैं समझता हूँ इस टाइम अगर कोई बड़ी गलती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, उसकी बड़ी रीजन है उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए। अगर वो असेंबलियों से इस्तीफे ना देते, एमके को या कोई एक दो इत्तेहादी को भी वो कन्वे कर जाते, तो आज ये हुकूमत कायम ना रहती। अच्छा सर, इसमें रिसेंट डेवलपमेंट एक और आई है जो मैं ऐड करना, चूंकि टाइम बहुत कम है तो इसलिए मैं भी बात करना चाह रहा था कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर की तरफ से जो इस्तीफे का मामला जो आप देखने में आया रिसेंटली, तो क्या कोई डेवलपमेंट नजर आ रही है पीटीआई से लिंक करने की? और इसके अलावा एतजाज एहसन की तरफ से भी कुछ जो है शवाहिद सामने आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज को आप? अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, मुझे कल, आपको पता है कल कुछ बड़ों की बैठक हुई है जिसके ऊपर बहुत से फैसले जो है वो तमाम चीजों के ऊपर जो है वो राय दी गई है। तो मेरे पास जो इस टाइम की इतलात है उनको कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास जो इतलात अब की आ रही हैं वफाक की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं कि मैं भी इलेक्शन की डेट के हवाले से इन दोनों के दरमियान जो वो है मुज़ाकरात हो जाएं और मुज़ाकरात में रोल अदा करेंगे इधर से जो है वो आरिफ अलवी साहब। और मुझे जो चीज बताई गई है कि शायद आज जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, तो उसमें कुछ चीजें जो उन्हें बताई गई उस हवाले से वो मियां नवाज शरीफ को एतमाद में लेंगे। और मेरी ये मुझे जो चीजें बताई गई हैं इसको अभी कंफर्म इसलिए नहीं किया जा सकता कि अभी तक ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, ये इसको क्लियर करते हैं। देखिए, मुझे जो चीज बताई गई है कि तो कुछ लोगों ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को इस हवाले से कन्वे किया है कि आप जो है वो इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें। और सबसे बड़ी न्यूज इस टाइम जो है वो अमेरिका के तर्जमान के हवाले से है कि उन्होंने भी इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ उसकी जो है उसकी मजम्मत की और उन्होंने ये चीज कहा है कि पाकिस्तानी अवाम की जो राय है उसको हम मुस्तरद नहीं करेंगे और पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो अपने मामलात मुज़ाकरात बिल्कुल सर। मखदूम सर, आपको फॉलो में कर रही हूं। बिल्कुल ठीक है सर, मजीद मैं सवाल को ऐड करूंगी। अब नायब सदर जो है पीटीआई के जो नायब चेयरपर्सन है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो कंटिन्यू करेंगे लॉन्ग मार्च को और पिंडी से जो है इमरान खान साहब ने इसको ज्वाइन करना है। तो क्या लगता है कि अब वही जो क्राउड है वो हमें नजर आएगा सड़कों पर या फिर कोई कभी बेशी? क्योंकि अगर हम इन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें जो आईपॉर की तरफ से दिए गए हैं, तो क्या लगता है कि वही क्राउड नजर आएगा जो कि होना चाहिए? देखिए, मैं आपको यही चीज पहले भी बताई है, अभी भी यही कहूंगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इसी को कंटिन्यू करते हुए कहूंगी। जी 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 बोलेगा। मैं यही चीज आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से ये खान साहब के ऊपर गोलियां चली हैं, देखा जाए रियलिटी वाइज देखा जाए कि अब भी अगर अवाम इनके साथ नहीं आती, जिस तरीके से मैम बता रही हैं कि ये रिसर्च में फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, अगर आप भी इनके साथ नहीं आती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर बहुत से सवालात खड़े हो सकते हैं। लेकिन मेरे सोर्स ये बता रहे हैं कि जो सिनेरियो बिल्डअप किया जा रहा है वो ये है कि वहां से तो लॉन्ग मार्च जिस सिचुएशन में यहाँ पे लेके आएंगे, जो असल पड़ाव पड़ेगा जब इमरान खान साहब इसको लीड करेंगे। अब ये लीडरशिप के ऊपर इम्तिहान है कि वो कितनी जो है वो आवाम को निकाल सकती है और अपने साथ ले सकती है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे इमरान खान साहब के लिए अभी ऑब्जर्व करना इजीली हो जाएगा
कि कौन सा बंदा जो उनके साथ किस हद तक लॉयल है और कितने लोगों को लेके आ सके। जो टारगेट दिया गया था एमएनएस और एमपीएस को, मेरे ख्याल से वो टारगेट अचीव नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरीके से पहले लोगों को निकाल सकी थी। आपका सिनेरियो जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि जो वाकया हुआ इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरीके से, और मैं इस चीज के तो मखदूम साहब, आप फ्यूचर क्या देखते हैं लॉन्ग मार्च का? क्या आपको लगता है कि क्या मुस्तकबिल क्या है लॉन्ग मार्च का, और क्या वाकई में मकासद हासिल होंगे? देखिए, मकासद की जहां तक बात है, जो मुझे सोर्स बताई गई है वो इंफॉर्मेशन इससे अपोजिट है कि शायद हुकूमत को भी कहा गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, लेकिन इस चीज को अभी तक किसी भी जराए ने कंफर्म नहीं किया कि ये चीजें कन्वे की गई हैं। आज का सबसे अहम दिन है, नवाज शरीफ साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो मुलाकात हो रही है, एक इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके बाद क्या पैगाम लेके शहबाज शरीफ आते हैं। दूसरी जानिब ये है कि जब भी धरना हुआ है, अगर तो इमरान खान साहब की जो जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज जो चीज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि दोनों को जो है वो मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की बात की जा रही है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, हमेशा धरना जो है वो मकासद वो हासिल नहीं कर सका। जैसे पहले इमरान खान साहब ने धरना किया था कि भाई मैं नवाज शरीफ का इस्तीफा लूंगा, वो नहीं ले सके, फिर वो अदालत के जरिए जैसे वो सबके सामने मौलाना फजलुर रहमान अपने मकासद लेके आए, वो कुछ हासिल कर सके, कुछ नहीं हासिल कर सके। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च लेके आए थे, वो वहां तक लेके आए जहां पे आज जलसा करके चले गए। उसमें क्या होता है, वो हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। अब इसमें यह देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक प्रेशर जो है वो बिल्डअप कर सकती है। अवाम इनके साथ जिस तरीके से निकलनी चाहिए थी वो वैसे नहीं निकली। अब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, अब शायद जो है वो सिनेरियो डिफरेंट हो। जिस तरह का वाकया हुआ इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, जो सारी सिचुएशन बनी हुई है। अच्छा मधु साहब, यहाँ पे एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा। सॉरी मैं को इंटरप्ट करूं, टाइम बहुत शॉर्ट था। आपको सवाल करना चाह रहा था कि पीटीआई की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जिनका ये मानना है बहुत से लोगों का कि मतलब कि हमारे मुल्क के फैसले अब क्या बाहर होते रहेंगे, हमारे जो फैसले हैं एक्चुअली जो हमारे मुल्क को हमारे जो बड़े बड़े अहदेदार हैं उनको अपॉइंट करने के और तमाम मामला को देखना, क्या अब ये बाहरी फैसले होंगे या पाकिस्तान में इनका कोई हल नहीं है? मजीद हम लोग ये भी देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह की जो रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी यही कहा गया था कि सड़कों पर जो एहतजाज है और ये बहुत ज़्यादा जो है एक टेंशन क्रिएट हुई है। क्या कहेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में? पीटीआई के जो नुमाइंदगान हैं और जो वहाँ के रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है और पीएमएलएन की तरफ से सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं। सॉरी आपकी आवाज काट रही थी। सर एक्चुअली सवाल हमारा ये था कि एक्चुअली हम फाइनल इसको कंक्लूड करना चाह रहे थे कि हमारे कुछ जो फैसले हैं, जो कि पीटीआई अरकान कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के फैसले जो हैं तमाम फैसले मुल्क से बाहर किए जाते हैं, यानी कि बड़े से बड़े ओहदा देख लें, छोटे से छोटा भी ओहदा देख लें, या कोई भी डील हो, कोई मामला हो, वो मुल्क से बाहर ही किए जाते हैं। तो अब क्या सारे फैसले बाहर ही किए जाएंगे? क्या ये फैसला, क्या कैसे आप सिचुएशन को देख रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को? देखिए ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो तब आएगी ना जब जिस टाइम या तो इमरान खान साहब जो है वो मान जाए या हुकूमत इनकी बात मान जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो दोनों के लिए ही फायदा है, मुल्क के लिए फायदा है। इकोनॉमी की सिचुएशन जिस हद तक बनी हुई है, मुझे एक चीज बताएं, बिजनेस कम्युनिटी किस तरीके से आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेगी? मुल्क की इस सिचुएशन में कौन से जो अहम लीडर हैं वो पाकिस्तान का विजिट कर सके? ये सारा सिनेरियो है। अब इसमें जो बड़े फैसलों के हवाले से बात की जा रही है, मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं कि जिस तरीके के साथ जो है अब ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके दरमियान अगर कोई पैचअप का रोल अदा कर सकती है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। अब मेरे जरा इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि देखिए ना, मुल्क की जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें किसी एक को अहम रोल अदा करना पड़ेगा। और जो न्यूज हमारे तक आ रही, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान फौज के दरमियान जो एक मोहब्बत, प्यार और इखलाक का रिश्ता है, हमेशा फौज पाकिस्तानी अवाम के मुताबिक जो है वो अपने फैसले करती है। अब देखना ये है कि जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है, इसमें अगर दोनों के दरमियान इत्तेफाक करवाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कामयाब होती है तो ये बड़ा सिनेरियो जो है वो बिल्डअप हो सकते हैं और मुज़ाकरात से जो है वो मामला हल हो सकते हैं। दूसरी आपने बात की तैनातियों की, तो मैं थोड़ी सी तैनातियों के ऊपर बता दूं। जिस तरह लोग कहते हैं कि जी इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनके मर्जी के मुताबिक शख्सियत को लगाया जाए, जो भी शख्सियत लगे वो मुल्क के लिए होती है, वो किसी एक
आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि मादी में जिस तरीके के साथ तैनातियां की गई नवाज शरीफ दौर में, नवाज शरीफ ने जिस तरह मुख्तलिफ तैनातियां की, क्या उनमें से कितनों जो है वो नवाज शरीफ की टोटल पेरोल पे चले? ये इदारा है, इसमें बहुत से होते हैं, ये मुल्क को भी लेके चलना होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं, वो मुल्क की तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए उसके मुताबिक चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे इमरान खान की जो सोच है वो गलत है कि ये इसको लगाया जाए उसको ना लगाया जाए। आप वजीर आजम होते कि आप शहबाज शरीफ से पूछते इसको लगाया जाए। देखे ना, जहाँ तो हमारे लीडरों के दरमियान इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो कोई भी चीज हो वो उस पर पोजीशन के दिमाग में ले। ये चीज मेरी ये जाती राय है, इसको मैं अपनी जाती राय कहूंगा कि इमरान खान अगर इस सोच पे हैं तो मेरे ख्याल से उनकी ये राय बहुत गलत है। एक जो हमारे इदारे हैं, जो हुकूमत है, जो अवाम है, जो फैसले अवाम ने करने वो अवाम कर रही है, जो फैसले हुकूमत ने करनी है वो कर रही है। इसमें इमरान खान को मुझे नहीं लगता कि ये कोई इशू होना चाहिए, क्योंकि जो भी सरबराह है वो मुल्क के लिए होते हैं। वो किसी ठीक है, इसको हम दोबारा को देखेंगे आगे क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उसके बारे में दोबारा भी बात करेंगे, दोबारा आपको लाइन पे लेंगे और इसको दोबारा से आगे कंटिन्यू करेंगे। सर मखदूम हलीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आप आई थिंक सो टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और अब यहाँ ब्रेक का टाइम भी हो चुका है। हमारे साथ इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके थे, उनसे बात की, उनका राइट नाउ पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में उनका ओपिनियन भी जाना। इसी के साथ साथ अभी वक्त हो गया है हमारे नाश्ते का, और आपके नाश्ते का, तो जल्दी से नाश्ते की तरफ आ जाते हैं और एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप तक वापस आएंगे बस थोड़ी ही देर में। देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। चूंकि आज टॉपिक बहुत सारे हैं, इंटरेस्टिंग है और टाइम भी बहुत शॉर्ट है, उसको बगैर टाइम ज़ाया किए टाइम आज हम आपको लेकर चलते हैं आईटी की तरफ। पाकिस्तान में आईटी के लिए एक बड़ी पेशरफ्त अमीनुल हक की तरफ से ये बताया गया है और ये यकीन दहानी कराई गई है कि टिकटॉक, जो कि वीडियो शेयरिंग बहुत बड़ी ऐप है और तकरीबन तमाम दर पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं। यासिर, डू यू हैव टिकटॉक इन योर फोन? या मेरा अकाउंट है, उसको इस्तेमाल करता हूँ। अब टिकटॉक को बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं एक्चुअली, लेकिन टिकटॉक में ऐसा भी कंटेंट है जो कि आपके लिए मुफीद है, आपके लिए एजुकेटेड है, इंफॉर्मेटिव, मोटिवेटिंग भी है और बहुत सारा कंटेंट। और ये चीज जो है मेरे ख्याल में यासिर हर जगह पर है। यू नो, आपके पास कंटेंट की वेरिएशन जो है वो हर तरफ है और ये बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे नेगेटिव भी कंटेंट है, पॉजिटिव भी कंटेंट है। अगर इसी तरह से किसी भी ऐप पे चले जाए, किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे चले जाए, वहां पर नेगेटिव कंटेंट मिलेगा, आपको फनी कंटेंट मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा, आपके पास बहुत सारी वैरायटी है। यू आर हैविंग ह्यूज काइंड ऑफ कंटेंट, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो आप क्या चूज करते हैं? बिकॉज टिकटॉक जब आप इंस्टॉल करते हैं यासिर, तो आपके पास एक सबसे पहले एक पेज आता है, उस पर वो पूछते हैं आपसे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक वीडियोस दिखाते हैं। तो ये हमारा कसूर है कि हम क्या चूज करते हैं। तो एक्चुअली आपने आपसे सवाल है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या नीच है टिकटॉक में, क्योंकि आप टिकटॉक बहुत बनाती हैं, मैं अक्सर नोट किया है। तो आपका क्या कंटेंट? अच्छा यासिर, अबाउट दैट आई मेक टिकटॉक्स क्योंकि जब मैं फ्री होती हूँ या फिर अपनी स्टोरी को जो है वो मेंटेन करने के लिए, मतलब आई एम वेरी मच इनटू इंस्टाग्राम एंड इनटू व्हाट्सएप स्टेटस, तो मैं उसके लिए बनाती हूँ। स्पेसिफिकली टिकटॉक पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं बनाती हूँ, बना के सेव करके तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही होती हूँ या इस तरह से। लेकिन ये है कि वो बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है कि यार स्पोर्ट्स डे तैयार हो गए, बस कपड़े चेंज हो गए, मतलब फ्रेश लग रहे हैं, तो मतलब ब्लू टिक की डेस्टिनेशन नहीं है आपकी एक्चुअली। तो ओके, लेकिन टिकटॉक के बारे में बात कर रहे हैं। जो टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रिसाइजली आपको कुछ सेकंड्स में जो है आपको ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जो आपके लिए एंटरटेनिंग भी होता है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होता है और आपके लिए मुफीद होता है, मोटिवेटेड होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी नीच क्या है, आपकी चॉइस क्या है। तो एक और जो है डेवलपमेंट पाकिस्तान में होने वाली है, पाकिस्तान की अमीनुल हक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टिकटॉक का ऑफिस बहुत जल्द पाकिस्तान में जो है आपको नजर आएगा, आपको मिलेगा। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है टिकटॉक यूजर्स के लिए, टिकटॉकर्स के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि रवा माह, मतलब इसी महीने जो है फेसबुक की टीम भी पाकिस्तान का दौरा करने वाली है और उम्मीद है कि फेसबुक का जो ऑफिस है वो भी पाकिस्तान में कायम कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ट्विटर से भी गपशप जारी है। तो अगर यसे आई वुड लाइक टू से कि अगर हम ट्विटर की बात करें और फेसबुक की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े कहते हैं ना जायंट यूजर्स हैं और बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। अगर टिकटॉक आ सकती है तो आई थिंक सो फेसबुक का भी जो है दौरा होने वाला है पाकिस्तान में, इसका
इसके इम्कान है, क्योंकि IT की मिनिस्ट्री की तरफ से जो है एक बात दी गई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, कुछ इश्यूज की वजह से वो नहीं आ पा रहे, लेकिन आएंगे, सर्वे करेंगे। आफ्टर दैट पाकिस्तान में मेटा का ऑफिस बनने वाला है, मेटा के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम चीज़ों का ऑफिस पाकिस्तान में बनेगा। और इसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी और भी एप्लीकेशन है जिसकी तवक्को है पाकिस्तान में उनके ऑफिस यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगे, जैसे इंडिया में है, बहुत से ममालिक में है, लेकिन पाकिस्तान का भी दौरा होने वाला है। पाकिस्तान चूंकि फैटफ बहुत मैटर करता है, फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आ चुका है, व्हाइट लिस्ट में, और बहुत ज्यादा हमने न्यूज सुनी है। हम लोगों ने रिसेंटली जो है क्या कहते हैं फेसबुक के जो ऑनर है उनकी तरफ से हम लोगों ने मार्क ज़करबर्ग की तरफ से ये भी सुना था कि पाकिस्तान का दौरा बहुत जल्द मुतवक्के है, और हमारे वफाकी वज़ीर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसी मंथ में है, तो मतलब इट्स लॉट मोर बिग न्यूज जो है वो हमें मिलने वाली है। और IT में और ऐसे लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि भाई अब तो माला माल होने वाले हैं आप लोग, तो खुश हो जाए। लेकिन माला माल के साथ साथ आप पर पॉलिसीज भी लगेंगी, रिस्ट्रिक्शंस भी लगेंगी, क्योंकि अब पाकिस्तान में आ रहा है तो लेजिस्लेशन भी होगी, और आपको शायद वो आजादी ना मिले। हाँ, चेक एंड बैलेंस भी होगा, आप पे सख्ती होगी और आप पे कड़ी नजर रखी जाएगी। तो ये डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में होने वाली है। आप तक की जो इंफॉर्मेशन थी टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको हम देते रहते हैं और दे भी चुके हैं। अब देखना है कि नई डेवलपमेंट क्या क्या होने वाली है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि रिस्ट्रिक्शंस की बात सुनकर आपने घबराना नहीं है, बल्कि अपने कंटेंट के अंदर जो है मजीद बेहतरी लानी है, ताकि आप मजीद जल्दी जल्दी अमीर हो जाए। लोगों ने भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली हैं कंटेंट बना बना के, तो मतलब आप रात को सोए और एक्चुअली उनको नीड है कंटेंट क्रिएटर्स की, वीडियो क्रिएटर्स की, क्योंकि मेटा ने लास्ट टाइम जो एक इवेंट अनाउंस किया था जहां पे पाकिस्तान के 2 लोगों को बुलाया था, उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि उनको एक्चुअली वीडियो क्रिएटर्स चाहिए जो एक्चुअली में क्रिएट कर सकते हैं, जो कि लोग पसंद करते हैं, लोग देखना चाहते हैं, जो कि फॉर्मल हो, अच्छे हो। तो एक्चुअली उनको भी नीड है। पाकिस्तान में ऑफिस बनेगा, स्ट्रक्चर बनेंगे और पूरा प्लानिंग होगी, उसके तहत पाकिस्तान इस पर काम करेगा। तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनेगी जो जाहिर बात है आपके उस तरह खिलाफ रहोगे कि आपका अकाउंट बंद कर दिया, अब ओपन नहीं होगा, या ऐसा कोई मामला खैर नजर नहीं आएगा। हम भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन आपके लिए ही फायदा कि पाकिस्तान में इस तरह के ऑफिस स्टैब्लिश हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो टिकटॉक यूजर्स जो पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदा जो है टिकटॉक, अच्छा मेरे यासिर आपको याद होगा रिसेंटली मैं आपको दिखा रही थी एक लड़के की टिकटॉक्स जो मैंने आपको बताया था, ही इज माय ऑफिस बॉय, और वो एक्चुअली में ही इज व्हाट अ कंटेंट क्रिएटर ही इज। मतलब वो बहुत पुरानी वीडियोस पर जो है वो बहुत पुराने साउंड्स पर जो है ही कीप मेकिंग वीडियोस, और वो एक्चुअल में इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती है और ऐसा लग नहीं रहा होता कि वो डब कर रहा है, बिल्कुल, और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि बिल्कुल रियल वाली। मैंने उसे देखा एक्चुअली पुराने गानों पे सलमान खान, शाहरुख खान की एक्टिंग करना, अजय की एक्टिंग करना, वो मैंने सारा देखा। बहुत से लोग पुराने गानों पे कर रहे हैं, कुछ लोगों की शक्लें भी मिलती हैं एक्चुअली उस पुराने लोग जो पुराने एक्टर हुआ करते थे, दे गो विद द फ्लो, और एक्चुअल में वो नजर आ रहा होता है, और वाकई में बहुत टैलेंट है। नीचे से लेके ऊपर तक बहुत सारे वीडियो जो है कंटेंट क्रिएटर्स जो है हमें नजर आते हैं। तो ये चीजें जो है बड़ी मजेदार सी हैं, और ये जो न्यूज़ थी हमने आपसे शेयर की है। और वफाकी वजीर अमीनुल हक की तरफ से जो ये खबर हमारे सामने आ रही है टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर से रिलेटेड, जो हमने आपसे शेयर की। तो यहाँ से लेट्स जस्ट गो इनटू आवर बेस्ट और फेवरेट टॉपिक। तो अब भी हम बात करने वाले हैं जी T20 वर्ल्ड कप की, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने सबसे ज्यादा सेमीफाइनल्स खेले हैं तो T20 में। तो आज फाइनली फिर से पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल में, और आज पहला मैच भी है सेमीफाइनल में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ। और अगर हम लोग कुछ रीसेंट सिनेरियोज की बात करें तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बारे में बहुत से लोग बातें करते नजर आते हैं, और हमने खुद भी देखा कि बाबर आजम जो है जहां पर सब जो है वो रेस्ट कर रहे थे, तो अकेले वो घंटों प्रैक्टिस करते रहे हैं। बहुत वो लोग वो एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, तो लगता है कि इस दफा गरजने वाले हैं। बिल्कुल, उनकी वीडियो वायरल हुई जहां पे बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, और चूंकि वो बहुत सी न्यूज़ ये भी चल रही है कि जहां बाकी टीम आराम फरमा रही है, अपना पोटेंशियल बना रही है मैच को खेलने के लिए, वहां बाबर आजम बगैर किसी रेस्ट के, बगैर किसी परेशानी के या किसी काम को किए बगैर वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं। अपने मेंटोर के साथ वो मौजूद हैं, और वो अपने जो है इस पे ग्राउंड में मौजूद हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जाहिर बात है बाबर आजम की बहुत जरूरत है हमें, उनकी जो बगैर मैच हमारा अधूरा है, उनकी प्रैक्टिस, उनकी परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत है। बाबर आजम इज सच अ पर्सन, मतलब वो जब फील्ड में होते हैं तो क्या वो प्ले करते हैं। अगर हम लोग पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत सारे माहिरीन की तरफ से ये कहा गया है कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान एक खतरनाक टीम साबित हो सकती है। अगर हम आज के मैच की ही बात कर लें, हालिया सूरत हाल की बात कर लें, तो पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप का बहुत दफा जो है पार्ट रह चुका है, लेकिन न्यूजीलैंड जो हमारे ऑपोजिट है, और आज सब पे अब बात करने के लिए आमना, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि लेट मी कंप्लीट, मुझे भूल जाती होती क्योंकि
देखिए टाइम बहुत कम है, फिर भी बात तो आप कंप्लीट करें। 1992 के बाद अब जो है सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड जो है वो आ रहा है, तो इसी के साथ साथ हमारे साथ जो है एक गेस्ट मौजूद है, उनसे बात करते हैं स्पोर्ट्स और एक्सपर्ट तमाम तर हैं बातें करते हैं। नवीद साहब मौजूद है। जी नवीद साहब, को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ सर रही है। बहुत शुक्रिया नवीद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आज वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे, चूंकि आज 9 नवंबर है, छुट्टी का दिन भी है और मैच नवीद भी से है। पहला सवाल तो मैं ही करने वाली हूं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में बहुत दफा खेल चुका है, न्यूजीलैंड 1992 के बाद आज T20 वर्ल्ड कप में दोबारा आएगा सेमीफाइनल में खेलने के लिए, तो क्या लगता है मैच कैसा होने वाला है और किसकी परफॉर्मेंस पर ज्यादा जो है आपको लगता है मुतवक्के है कि ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी? देखिए पाकिस्तान आज सेमीफाइनल में टकराएगा न्यूजीलैंड के साथ, और ये वही न्यूजीलैंड है जिसको हम अभी रिसेंटली शिकस्त देकर आए हैं ट्रायंगुलर सीरीज में। हमें ज्यादा वरीड नहीं होना न्यूजीलैंड के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आमतौर पर अनप्रिडिक्टेबल ही रही है। कप्तान बाबर आजम, जिस तरह कल हमने देखा कि सिडनी के ग्राउंड में जैसे वो अकेले ही लगे हुए थे और प्रैक्टिस किए जा रहे थे, 1.5 से 2 घंटे उन्होंने मुसलसल प्रैक्टिस किया और हार्ड हिटिंग करने की कोशिश की है। ऐसा लग रहा था जैसे बाबर आजम अपने बल्ले को तेज कर रहे हैं या अपने माइंड को इस तरह से लेकर आ रहे हैं कि जैसे उन्होंने आज एस सऊदी और टिम सऊदी को उन्होंने उड़ा के रख देना है और आज पाकिस्तान ने परफॉर्म करना है। मैं बताता चलूं, बाबर आजम इंतहाई कल भी पुरजोश नजर आ रहे थे। कल पूरी टीम है जो उन्होंने रेस्ट किया और वो आज की मैच के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, जिम सेशन उन्होंने किया, लेकिन बाबर आजम वो वाहिद बैटर थे, पाकिस्तान के कैप्टन हैं जो कल वो ग्राउंड के अंदर मौजूद रहे। पाकिस्तान आज इंतहाई पुरजोश तरीके के साथ इस मैच के अंदर उतरेगा। इंतहाई हाई वोल्टेज मैच आज तकरीबन 1 घंटे बाद इसका टॉस होगा और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये मैच स्टार्ट होगा सिडनी के ग्राउंड में। और सिडनी का ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए बहुत हमेशा से बेहतर ही साबित हुआ है, पाकिस्तान वहां पर फतुहात हासिल करता ही है। लेकिन अगर स्टैट्स की बात कर लें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड तकरीबन 6 बार इससे पहले वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबला आ चुके हैं और उसमें पाकिस्तान 4 बार जीता है, जबकि जो न्यूजीलैंड है वो महज 2 बार जीता है। इसके अलावा अगर स्टैट्स देख लें तो ट्रायंगल सीरीज में हम अभी शिकस्त देकर आए हैं न्यूजीलैंड को, उनके होम ग्राउंड के ऊपर, होम क्राउड के सामने। हमने आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो 4 मैचेस पाकिस्तान जीता, 1 न्यूजीलैंड बड़े मार्जिन से 9 विकेटों से पाकिस्तान से जीता। लेकिन ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस की दोनों की बात करें, टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो पाकिस्तान बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ आज ग्राउंड में उतरेगा। अगर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम परफॉर्म कर जाते हैं तो उसके बाद मोहम्मद हारिस धुआंधार बैटिंग करने को आज फिर तैयार हैं। शान मसूद और शाहिद अपनी टुक से आगे थोड़े से निकलेंगे। बिल्कुल सही है नवीद साहब, अगर हम लोग इस दफा 2022 के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो हमने खुद देखा है कि बहुत सारी बड़ी टीम्स की तरफ से बड़े अपसेट मैचेस जो है हमें देखने को मिले हैं मेलबर्न के ग्राउंड के अंदर। लेकिन अगर हम इसी पर बात कर ले तो चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया जो कि मेजबान है वो भी जो है सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंच सका, तो क्या लगता है कि इस दफा वाकई में 2022 का वर्ल्ड कप थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है? जी बिल्कुल, अब थोड़ा नहीं बहुत सारा अनफॉर्चुनेट रहा। एक तो मौसम ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है वर्ल्ड कप के अंदर, इतने बुरे मौसम में कभी भी वर्ल्ड कप नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ में हम देखें आयरलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो अफगानिस्तान है उन्होंने 164 के मुकाबले में 160 रन कर लिए थे और ऐसा लग रहा था कि अगर 1-2 बॉल्स भी अफगानियों को और मिल जाते तो वो मैच वहां पर अपसेट मैच हो जाता और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देता। बहुत बड़े अपसेट हुए और आज भी हमें ऐसा, खैर आज अपसेट तो नहीं कह सकते, 2 बराबर की टीमें हैं, तकरीबन 19-20 के फर्क के साथ ये मैदान में उतरेंगी। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप है, चैंपियनशिप है, जो वर्ल्ड कप के हवाले से जो मैचेस चल रहे हैं इसमें हमने देखा कि अपसेट जरूर हुए हैं और हम ऐसा मतलब कि पहली बार हुआ कि इतनी छोटी टीम्स में, देखिए T20 जो मैचेस होते हैं, T20 की जो टीम्स होती हैं उसमें छोटी या बड़ी टीम का ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि T20 गेम होती है महज 2 बॉलर और 2 बैटर्स के। अगर 2 बैटर अच्छे चल गए आपके तो आप मैच जीत जाते हैं, अगर 2 बॉलर आपके अच्छा परफॉर्म करके तो मैच जीत जाते हैं। ये मजमूई गेम 11 प्लेयर्स की नहीं होती, फील्डिंग तो 11 जरूर करते हैं, पर अगर 4 प्लेयर्स भी आपके चल जाते हैं तो आप मैच जीत सकते हैं। तो इसलिए छोटी टीम से बड़ी टीम मैटर नहीं करती। नीदरलैंड में भी मैचेस में भी हमने देखा साउथ अफ्रीका को कैसे शिकस्त मिली। अफगानिस्तान के मैच में आप देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया को 164 के मुकाबले में 160 रन मार दिया अफगानिस्तान ने। अब यही चीज जिम्बाब्वे में देख ले, जिम्बाब्वे ने 1 रन से पाकिस्तान को हरा दिया और आयरलैंड ने गो के बारिश ने इंटरफेरेंस किया, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया। तो बात होती है T20 में ग्राउंड के अंदर परफॉर्म कौन कर रहा है। और अगर आज न्यूजीलैंड ने परफॉर्म कर लिया तो पाकिस्तान के लिए खतरा जरूर होगा, पर पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट है इस मैच के अंदर।
अच्छा नवेद साहब, यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहूँगा, टाइम बहुत शॉर्ट है तो जाहिर बात है आज मैच भी देखेंगे और देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है, पाकिस्तान की क्या रिजल्ट आता है। लेकिन एक और सवाल ऐड ये होना है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इमरान खान पर हमला हुआ, उसके बाद जाहिर बात है क्रिकेट में भी कुछ असरात पड़ते हैं इसके ऊपर। इंग्लैंड ने पाकिस्तान का जो है इन्वेस्टिगेशन करने का जो है इंदिया दिया है कि पाकिस्तान का दौरा किया जाएगा, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, सिक्योरिटी के हवाले से जो मामला हैं, क्या वो क्रिकेट पे क्या मुतासिर कर सकते हैं इसको? जी बिल्कुल, जो इंग्लैंड का दौरा है पाकिस्तान है उस पर यकीनी तौर पर जो इमरान खान का ये जो धरना है या जो लॉन्ग मार्च हो रहा है इसको मुतासिर कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान जो इस्लामाबाद में आने की बात कह रहे हैं, वो आइंदा आने वाले कुछ दिनों की 7 दिन या 10 दिन मजीद या 15 दिन मजीद भी लग सकते हैं इस्लामाबाद में आने में। और जो इंग्लैंड की टीम है वो फौरी वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान मूव करेगी और तकरीबन 1 दिसंबर से पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में ही शुरू होगा। जब रावलपिंडी में टीम ठहरती है तो इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में मूव करती है और इस्लामाबाद के अंदर आती है टीम। पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान कनेक्शन होता है इस टीम का, और हमने देखा कि जब भी ये कुछ धरने वरने होते हैं तो सबसे पहले जो ब्लॉकेज होती है वो फैजाबाद की होती है, और फैजाबाद का वो मुकाम है जहाँ से टीम ने गुजरना होता है, और वहां से महज 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पे टीम ने खेलना होता है। यकीनी तौर पर इमरान खान का धरना इस टेस्ट को मुतासिर कर सकता है, और पीसीबी ने इस हवाले से प्लान भी अपने बनाए हुए हैं कि अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो ये मैच है जो वो कराची में या लाहौर में मुंतकिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है सर, मैं सवाल करना चाहूंगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मेंटोर है मैथ्यू हेडन साहब, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कप्तान बाबर आजम जो है उनकी वापसी जो होगी ग्राउंड में वो तूफान की तरह होगी। तो आपके ख्याल में जो टॉप ऑर्डर की जो जोड़ी है, जो पार्टनरशिप है बाबर आजम और रिजवान की, वो कह रहे हैं कि मैं उनको तोड़ने के हक में नहीं हूँ, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या लगता है वाकई ही में उनका कहना दुरुस्त है? देखिए, मैथ्यू हेडन ने कल ये बयान दिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि कप्तान है जो उनको अपने नंबर के ऊपर यानी कि ओपनिंग ही करनी चाहिए। आज के मैच के लिए तो यकीनी तौर पर इस कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं कर सकेंगे क्योंकि बड़ा मैच है और हाई वोल्टेज मैच होगा। आज एक नया कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करना चाहिए और ना ही किया जाएगा। बाबर आजम आज बैटिंग करेंगे रिजवान के साथ मिलकर, लेकिन अगर ओवरऑल देखें और फ्यूचर की प्लानिंग देखें तो पाकिस्तान को यकीनी तौर पर शान मसूद और मोहम्मद हारिस के साथ ओपनिंग जोड़ी है वो ट्राई करनी चाहिए और ये बहुत जबरदस्त जोड़ी बन सकती है पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम चौथे नंबर के बैटर हैं और उन्हें चौथे नंबर के ऊपर ही आना चाहिए। तो ये दो चीजों के लिए बहुत फिट रहेगी। नंबर 1 तो ये कि बाबर आजम क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम होता है तो वो आहिस्ता खेलते हैं, तो अगर वो चौथे पे आते हैं, अगर खुदा न खास्ता ऊपर से विकेटें गिरती हैं तो नीचे आके वो टीम को सहारा दे सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के पास ऐसा सहारा देने वाला कोई रिलायबल बैटर नहीं है कि जो मिडिल ऑर्डर में जाके बैटिंग कर ले। और रिजवान है जो वो भी ऊपर से नीचे आकर अगर खेलें तो वो भी ज्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म कर सकेगा। फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हारिस और शान मसूद बेहतरीन ऑप्शन है कि इनको क्योंकि शान मसूद भी जो ओपनिंग बैटिंग है वो ही करते हैं। अपने काउंट्रीज में हमने देखा उन्हें कि इंग्लैंड में जितने मैचेस भी उन्होंने खेले उन्होंने ओपनिंग बैटिंग की और अच्छी बैटिंग की उन्होंने, हमने देखा। और जो मोहम्मद हारिस है वो धुआंधार बैटिंग करने के हवाले से काफी मशहूर है। दोनों मैचेस में हमने देखा एक में 28 के तकरीबन 32 रन उन्होंने मारे और वो 11-12 के रन 11-12 बॉल्स उन्होंने खेले और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलते हैं। तो ये लेकिन आज के मैच के लिए मैथ्यू हेडन ने जो बात की है ऐसा ही होगा। आज के मैच में जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज नहीं होगा। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम में वो ओपन करेंगे, उसके साथ में शान मसूद और फिर मोहम्मद हारिस और इसके साथ नीचे शादाब और नवाज और इफ्तिखार है जो वो पाकिस्तान की लाइनअप में शामिल है। जी अच्छा, इसमें नवीद साहब बताइएगा कि लास्ट सवाल ऐड करना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान की जीत के लिए कितने पुरज़म हैं, स्पेशली वर्ल्ड कप को देखते हुए? देखिए, पाकिस्तान जैसे गिरता पड़ता आज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए ताज़ा हवा का झोंका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी इस वर्ल्ड कप के खत्म होते ही अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंचता। गो कि पाकिस्तान की इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आने के लिए। मार्च वाई एक साउथ अफ्रीका का जो मैच था उसको लेके और ये तो नीदरलैंड का भला हो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा के पाकिस्तान के लिए रास्ता हमवार कर दिया, वरना पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन अगर देखें पाकिस्तान आ ही गया है तो हम शायद 1992 वाला जो तारीख है वो दोहरा ही दें और अब पाकिस्तान है जो आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करे। आज के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान को देनी ही होगी और अगर ये नहीं दे सकेंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पास एक साउथ अफ्रीका के अलावा इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कोई अच्छा मैच शामिल नहीं होगा और यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा तब्दीलियां मुतवक्के हैं इस वक्त पीसीबी के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। तो वो यकीनन अगर ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान मैच हारता है तो साथ ये तब्दीलियां। अच्छा नवीद साहब, ये सवाल मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी शाहिद आफरीदी साबिक कप्तान की तरफ से और फिर उसके बाद जो है क्रिकेटर जो है क्या नाम है उनका, उनकी तरफ से भी जो है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जो है
एडम गिलक्रिस्ट की तरफ से भी कहा गया कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। 2-3 मैचेस का खराब होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है उन पर कोई इफेक्ट है। ही इज स्टिल द बेस्ट पाकिस्तान हैज गॉट। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या वाकई में बाबर आजम तूफान की तरह आने वाले हैं और ये मैच जो है बाबर आजम के लिए जो है करियर के मामले में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है? देखिए, बात करना तो शायद कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हम तो स्टैट्स के पे अगर बात कर लें तो बाबर आजम अभी तक महज 39 रन स्कोर कर चुके हैं इन 5 के 5 मैचेस के अंदर। एक मैच में उन्होंने 25 रन स्कोर किए, जो सबसे बड़ा उनका स्कोर था, और ओवरऑल उन्होंने तकरीबन 39 रन स्कोर किए हैं। और अगर हम एशिया कप में भी देख लें तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं है। बाबर आजम अभी शायद कप्तानी को लेके अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस है कि बैटिंग के अंदर, वो शायद उनके ऊपर उनका मैंने अंदाजा ऐसा होता है कि जैसे वो अच्छे बैटर नहीं है, उस हवाले से उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसे उन्हें करना चाहिए। लेकिन बड़े खिलाड़ी जो होते हैं उनके जिंदगी में ऐसा अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। हमने विराट कोहली को देखा कि वो पिछले 3 सालों से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। पिछले 3 साल विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी इफेक्टेड रही, लेकिन फिर अब उन्होंने कमबैक कर लिया है। जी बिल्कुल, उन्होंने कम बैक किया। और वो, लेकिन देखिए, पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम में बड़ा डिफरेंस है। अगर आप पाकिस्तान के विराट कोहली को बाबर आजम के साथ मिला के हम ये कहेंगे कि बाबर आजम भी कम बैक कर लेंगे, तो यकीनन पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स हैं ही नहीं। आप इंडिया की बात कर लें, विराट कोहली के अलावा भी वहां पर 4 प्लेयर ऐसे बैठे हुए हैं कि जो परफॉर्म करते हैं। अगर विराट कोहली परफॉर्म नहीं भी कर पाते तो फिर भी इंडिया की टीम जीतने की पोजिशन में होती है। अगर पाकिस्तान में बाबर आजम मुसलसल खुदा न खास्ता अगले 1 साल में परफॉर्म नहीं करते तो पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कैसे बैटर को शामिल किया जाना चाहिए हर हाल में स्क्वाड में, कि जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दे नहीं पा रहे। बाबर आजम, ठीक है नवीद साहब, बहुत शुक्रिया क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो इस पर दोबारा भी बात करेंगे। मैच की सूरत हाल को देखते हुए आपको हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए, चूंकि आमना टाइम बहुत कम है, टॉपिक बहुत सारे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, इस वक्त ब्रेक बहुत कम होने वाला है, तो आपने जाना कहीं नहीं है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है। हम लोग बस थोड़ी ही देर में आप तक वापस आने वाले हैं, तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप तक वापस आएंगे बस थोड़ी ही देर में। देखते रहे सुख की आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुशामदीद। चूंकि वक्त बहुत कम है, टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो बिना वक्त ज़ाया किए अब इंस्टाग्राम पर हमने वी हैव टू रश, तो इसीलिए हम लोग इंस्टाग्राम पे बात करते हैं। तो जी, इंस्टाग्राम में एज रिस्ट्रिक्शन के बारे में एक नई पेशरफ सामने आ गई है कि आप जब अपना चाइल्ड अकाउंट एडल्ट अकाउंट में चेंज करेंगे तो आपको उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। जी हाँ, प्रूफ देना पड़ेगा, और वो भी आईडी कार्ड या फिर सेल्फी फोटो के बारे में। और जो सेल्फी फोटो है इंस्टाग्राम की तरफ से, वो भी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी करेक्शन रेट है, वो है 99%। आपकी एज को बिल्कुल सही बताती है, दुरुस्त बताती है, तो आप चीटिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब छोटे बच्चे जो हैं, जो अपने मोबाइल उठाकर या किसी के पेरेंट्स के मोबाइल लेके अपना अकाउंट्स बना लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो अब बच्चे आप फेसबुक या मेटा को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल नहीं कर, क्योंकि वहाँ पे अब वेरिफिकेशन होगी आपकी बाकायदा तौर पर। अगर आप एडल्ट हैं, आपका आईडी कार्ड बना है, देन आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, आपका चेहरा स्कैन किया जाएगा। इंस्टाग्राम के कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे, कुछ टेक्निकल सिनेरियोज होंगे जहां से गुजरना पड़ेगा। अब वहां पे आपकी शक्ल की स्कैनिंग, अगर उनको मेक श्योर ना हुआ, देन आपका आईडी कार्ड भी चेक किया जाएगा कि आप बाकी 18 साल के हैं या नहीं, या सिर्फ आपने एज बढ़ाई हुई है, तो आपकी पूरी वेरिफिकेशन होगी। आफ्टर दैट आप इंस्टाग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी। इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स जो है इंस्टाग्राम में नोटिस किए और नोटिस में लाए गए, और उसके बाद जो है इस चीज़ को दुरुस्त शनाख्त की बेस पर जो है इस पेशरफ्त को सामने लाया गया है। ये इकदाम जो है वो इंस्टाग्राम की टीम की तरफ से कैलिफोर्निया में जो उनका मेन ऑफिस है उसकी तरफ से किया गया है, और उसके अंदर जो है बरतानवी कंपनी यूटी का इस्तेमाल करते हुए फ़ोटो अपलोड की जाएगी और बताया जाएगा कि एक्चुअल में बच्चे की या यूजर की जो एज है वो क्या है, और फिर उस हिसाब से जो है उसका अकाउंट जो है वो बनाया जाएगा। और कम उम्र बच्चों को ऐप से दूर या ऐप के कंटेंट से दूर रखने के लिए एक्चुअली इंस्टाग्राम की तरफ से उनकी जो पॉलिसी मेकिंग थी, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसका ये फैसला था कि एक्चुअली उनको ज़रूरत थी कि हमारे जितने भी यूजर्स हैं वो सारे वेरीफाइड हों, सब अडल्ट हों, जो हमारे एक्चुअली जो ऑल ओवर द कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो एक्चुअली तमाम अडल्ट हों। अगर बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए अलग से पॉलिसी, अलग से ऐप
इस्तेमाल बनाई जाएगी ताकि बच्चे भी अपनी हद तक जो है उसको इस्तेमाल कर सकें, उसमें जो है एडल्ट मटेरियल्स ना हो, जो कि वायलेशंस होती हैं, जो कि बच्चों को नहीं दिखा सकते, हैरेसमेंट के इश्यूज होते हैं, वो भी हम बच्चों तक नहीं दिखा सकते। जो चूँकि अभी इकदाम उनको लेना पड़ गया है, तो अब पूरा वेरिफिकेशन होगी, पूरा चेहरे का स्ट्रक्चर स्कैन किया जाएगा कि वेरीफाई किया जाएगा कि आया के बच्चे की या किसी भी उम्र का अफराद उसकी एक्चुअली एज क्या है, उसका आईडी कार्ड भी वेरीफाई किया जाएगा। आफ्टर दैट आप इंस्टाग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, उसके साथ साथ जी ये भी कहा जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं यासिर, जब हम वैसे विदाउट फिल्टर सेल्फी लेते हैं तो कितनी बुरी आती है। तो इंस्टाग्राम ने इस मसले को भी हल कर दिया है कि जो आपकी सेल्फी होगी वो इंस्टाग्राम और यूटी की तरफ से जो है अप्रूव होने के बाद हम डिलीट कर देंगे और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी वो शक्ल कोई नहीं देखेगा, फिल्टर वाली पिक्चर्स बाद में लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ जी पब्लिक इंस्टाग्राम की जो पब्लिक पॉलिसी की सरबराह है, उनका ये कहना है कि कंपनी चाहती है कि सब इस तरीके से इंस्टाग्राम इस्तेमाल करे जो उम्र के हिसाब से उनके मुनासबत रखता हो। ऑब्वियसली उनका कंटेंट जो है वो उनकी उम्र के मुताबिक हो, इसलिए इसको इस पेशरफ्त को सामने लाया गया। तो डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं, तो आप इससे अवेयर रहें, अपने बच्चों को मोबाइल से बचाएं। अगर जाहिर बात है एक पॉलिसी है तो वो बच्चों के लिए नहीं बनी तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मटेरियल ऐसा होता है जो कि बच्चों को हम नहीं दिखा सकते, तो इसलिए आप भी इस पर अमल दरामद करें। एग्जैक्टली, तो आज हम लोग एक्चुअल में जो बात कर रहे थे वो ये थे कि अब अगर आपने इंस्टाग्राम यूज करना है तो आपको उसके लिए अपना आईडी कार्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको 18 साल का होना पड़ेगा। जनरली इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, वरना आपको चाइल्ड वर्जन ही इंस्टाग्राम का है जो अवेलेबल होगा। तो मेरे ख्याल में लेट्स जस्ट क्विकली कम इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। भारत राजस्थान से हमें इंडियाटेनमेंट की जो खबर रिसीव हुई है वो ये है कि एक फीमेल टीचर जो कि अपनी एक फीमेल स्टूडेंट से प्यार कर बैठी, उनमें इन्वॉल्व हो गई, तो उन्होंने उनसे शादी करने के लिए अपना जेंडर चेंज करवा लिया। जी बिल्कुल, ये राजस्थान का वाकया जहाँ पे खातून टीचर ने खातून तलबा से जो है मोहब्बत कर बैठी हैं। मैदान में एक प्ले ग्राउंड पे दोनों मिलते थे, वहाँ इनका प्यार हुआ, दोनों को आपस में मोहब्बत हुई, दोनों ने यहाँ पे शादी करनी थी, साथ रहना था, तो किसी ने कुर्बानी तो देनी थी। खैर एक उसमें मीरा नामी लड़की ने आई थिंक सो कुर्बानी दी है और उसने अपना जेंडर चेंज कर दिया और अपना नाम भी चेंज किया। और उसके बाद मीरा को स्टूडेंट कल्पना से प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। तो जी ये खबर जो है हमें राजस्थान से हुई है रिसीव, और मजेदार सी बात ये है कि उनके घर वालों ने भी उसके अंदर बड़ा पार्टिसिपेट किया है। पूरा इवेंट हुआ, बाकायदा शादी का पूरा इवेंट किया गया, उसने अपना जेंडर चेंज किया, नाम चेंज किया, नाम भी आरूद नाम रखा, नाम दर्ज किया गया और पूरी सेलिब्रेशन की गई और शादी फाइनली उनकी हो चुकी है। और मजेदार सी बात यह है कि स्कूल के मैदान में उनकी शादी की तकरीब मुनक्कद की गई है और बातचीत के बाद उन दोनों ने जो है एक दूसरे से मोहब्बत की और उसके बाद जो है स्कूल के ग्राउंड में ही उनकी शादी की तकरीब हुई और शादी करके जी फीमेल टीचर मेल बन के आरूद अपना नाम चेंज करके फैमिली ने भी बड़ा सपोर्ट किया और जी शादी हो चुकी है। मैं बड़े इंतजार में था कि अरसा हो गया कि इंडिया से खबर नहीं आ रही, वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे एक्चुअली, तो प्लानिंग करके बहुत बड़ा प्रोडक्ट है मेरी। अगर बस टाइम होता तो हम डिटेल में बात करते इस पे और उसको जरा जरा खींचते, क्योंकि बड़ा दिल कर रहा था इस पे बात करने के लिए, चूंकि टाइम का इशू है ना, तो इसलिए हम जरा उस पे शेयर करते हैं इंडिया की एक और खबर। बॉलीवुड की मायानाज अदाकारा, वाकई में मायानाज है वो, और माधुरी की अगर बात की जाए तो साथ ही उनके डांस मूव्स हमें याद आ जाते हैं। और टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज है माधुरी का घाघरा, तो एक्चुअल में ये रहा है। और अब उनकी जो है एक वीडियो वायरल हुई जिसपे वो अली जफर के गाने पे उन्होंने डांस किया है और उनकी वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर की गई। अब ना वो गाने का नाम क्या था जो सुन रे सजदिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह, बिल्कुल इसी गाने पे उनका डांस आया। एक्चुअली उन्होंने कैप्शन में भी लिखा है कि तुमसे ही हमको प्यार है, और उन्होंने डांस किया है प्रॉपर्ली और इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट को जो है वो मदाहों के लिए शेयर भी किया है। और अली जफर के गाने, ऑब्वियसली अगर हम अली जफर की बात करें तो अली जफर ने अभी जो रिसेंटली उनका जो एक सॉन्ग है मैं ऑन रिपीट अपनी गाड़ी में सुन रही होती हूँ, तो वो है लर्श पे खबर तक मिस्टर, तो वो पश्तो में असल में वो गाना है और बहुत खूबसूरत गाना है। और एक्चुअली वो गाना डिमांडेड था क्योंकि उससे पहले बलोचिस्तान में गाना बन चुका था लैला ओ लैला, उसको कॉपी करने के, क्योंकि उसकी जारी बात है कम्युनिटी थी, पश्तो की कम्युनिटी थी, उसने कहा ये क्या उनका गाना बना और हमारा नहीं बना, तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया उनको, तो फिर उन्होंने फौरन से एक बड़ा सा प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया और पेश किया, सामने आया और बड़ा ही मजेदार सा गाना जो लर्श पे खबर, और वो बहुत खूबसूरत गाना है, लाजमी उसको सुने। वैसे तो सुना ही होगा सब पाकिस्तानियों ने, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी अली जफर जो हमारे रॉक स्टार हैं। अच्छा दूसरी बात, अली जफर गाने से मुझे याद आया कि लास्ट टाइम यही गाना जो बता रही है पश्तून गाना था, तो इस पे हम अपने रूम में थे और सारे हमारे कोलीग्स आपस में थे और हमने म्यूजिक चला के इस पे बड़ा ही कुछ डांस किया था इस गाने पे। और एक्चुअली अली जफर के गाने इस तरह के होते हैं, तो उसका म्यूजिक इस तरह का होता है, डांस करने का दिल करता है,
तो जहाँ एक्चुअल में जब मतलब दो स्टार्स एक साथ मतलब परफॉर्म करने, लाइक अली जफर का गाना और माधुरी दीक्षित की परफॉर्मेंस, तो मतलब एक ब्लॉकबस्टर सीन जो है वो क्रिएट हुए होंगे। बिल्कुल, तो माधुरी दीक्षित बहुत उनका बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में। आज से पहले बहुत पुराना इनका गाना आया था जो अभी तक हमें याद है, और अभी तक भी वो गाना प्ले किया तो ऐसा लगता है कि ब्रांड न्यू गाना आया है, और उस पर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि पुराना गाना है उसकी। नो नो नो, मैं बात करूं एक्चुअली माधुरी दीक्षित के बारे में। माधुरी की बात करें, हाँ। मुझे लगा अली जफर की बात। अली जफर को भी नाकाबिले फरामोश है, लेकिन माधुरी का गाना जो बात हम कर रहे थे, कौन सा गाना था वो? नचले, बिल्कुल वो गाना जो है शादियों में बहुत प्ले किया जाता था। पीछे आगे वो डांस कर रही होती है, चांद के अंदर नजर आ रही होती है, ब्लू कलर का ड्रेस होता है उनका, और पूरी अपने क्रू के साथ डांस कर रही होती हैं। तो एक्चुअल में हम लोग बात कर रहे थे जी बॉलीवुड की अदाकारा, और एक्चुअल में वो निजी टीवी में एक प्रोग्राम को भी होस्ट कर रही है, रियलिटी टीवी शो को भी होस्ट कर रही हैं वो माधुरी दीक्षित की। असल में हम लोग बात कर रहे हैं अली जफर के गाने सुन रे सजनिया, तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे, तेरे संग हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। मुझे समझ आ रही है कि आमना के इमोशंस को मैं समझ रहा हूँ। आमना आप बहुत खुश हैं, और जब गाना की बारी आती है तो आमना बहुत जो है खिल जाती होती है। तो माशाल्लाह तो हम लोगों ने आज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बातें की, सबको बहुत ताज़ा किया, और जो आज हमने कॉन्वर्सेशन की उसमें सबसे पहले हमने ऐड किया इल्हामा इकबाल को। तो अगेन विश यू वेरी हैप्पी इकबाल्स डे। उसके बाद हमने बात की, उसके बाद जी हम लोगों ने बात की थी पीटीआई लॉन्ग मार्च के बारे में, और फैसल शाहकार के बारे में बात की थी जो कि आईजी पंजाब है। देन हम लोगों ने बात की आईटी पाकिस्तान के बारे में, टिकटॉक की और फेसबुक की, और उसी के साथ साथ जो है क्या कहते हैं ट्विटर के बारे में हम लोगों ने बात की, और उसके बारे में बताया कि क्या नई पेशरफ्त आ रही हैं, और उसके बाद हम लोगों ने बात की T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात की, बाबर आजम के बारे में क्या कयास राइयां सामने आ रही हैं, और आज का मैच जो है जो होने वाला है उसके बारे में भी आज का मैच कितना देखना है कि क्या परफॉर्मेंस पाकिस्तान की होती है। और इसके अलावा बात हमने की इंडिया टूर्नामेंट के हवाले से। वंस अगेन बहुत इंतजार था उसकी न्यूज़ का, तो न्यूज़ आ गई वहाँ पे जो है शादी का जो मामला हुआ था लड़की का, जिनमें से एक को कुर्बानी देनी पड़ी, और फिर शादी की तकरीब स्कूल में मुनक़िद की गई, और बहुत ही अमेजिंग सा सीन था। इस सब पे हमने बात की है, और इसके अलावा हमने बात की एंड में एक्चुअली एंटरटेनमेंट के बगैर हमारा शो अधूरा होता है के बारे में। और जी अब हम लोग एक अहम खबर जो है उसको शामिल करेंगे जरूर, और अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं। तो मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं वहां पर जारी और सारी थे, लेकिन अब पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और वोट्स की गिनती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम बात करें तो अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया, ओहाओ, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, टेक्सास और बहुत सारी रियासतों के अंदर जो है पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, और वोट्स की जो है काउंटिंग जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। जॉर्जिया, वर्जीनिया, फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना और वर्माउंट की भी, और न्यू हैम्पशायर में भी जो है वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है, और साथ ही साथ ही काउंटडाउन स्टार्ट है। और अगर हम लोग एक्चुअल में फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर ले तो तमाम तर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो यस लेट्स जस्ट अनाउंस जी इंतखाबात में जो ऐवान के जो नुमाइंदगान हैं उनकी तादाद 435 समेत सेनेट की 35 नशिस्तों पर इंतखाबात थे, जिनमें 36 रियासतों को गवर्नरों और रियासती असम्बलियों और मकामी सतह पर अवामी नुमाइंदों का इंतखाब हो रहा है, जिसके इलेक्शंस की जो पोलिंग है उसका वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन अब इंतजार है उनकी रिजल्ट्स का, उनकी गिनती शुरू हो चुकी है, उसके बाद रिजल्ट्स का इंतजार है। तो रिजल्ट के बारे में आपको 12 वॉइस न्यूज़ की तरफ से आपको आगाह कर दिया जाएगा, और इंशाल्लाह कोशिश होगी तो उसको कल दोबारा से हम डिस्कस भी करेंगे। ट्रू। और अगर हम लोग बात करें तो इंतखाबात के लिए ऑलरेडी 4 करोड़ अमरीकी शहरी जो हैं वो वोट दे चुके हैं, और इब्तदाई अंदाजे जो लगाए जा रहे हैं माहिरीन के मुताबिक वो यही कहा जा रहा है कि ऐवान के जो नुमाइंदगान हैं उनमें द रिपब्लिकन्स जो हैं वो बरतरी का इम्कान उनका नजर आ रहा है। अभी की जो रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक यही कहा जा रहा है। फिल वक्त के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। तो अपना और अपनों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी के लिए इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, और अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहे सुबह की आवाज़ हमारे साथ।